दोस्तों नमस्कार। विविध भारती के स्टूडियो में आज एक ऐसे कलाकार की आमद है जो लेखक हैं, निर्देशक हैं, गीतकार हैं, जो कॉलमिस्ट हैं, थिएटर एक्टर हैं, जिनकी फिल्म है खूबसूरत, जो है बेहद खूबसूरत, जिसके 25 बरस हो रहे हैं। वो हैं संजय छेल। संजय छेल जी, आपका विविध भारती के स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार, थैंक यू सो मच। कैसा लग रहा है स्टूडियो में आकर आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। मैं तो बचपन से रेडियो का, आकाशवाणी का इतना फ़ैन हूँ, विविध भारती का। मैंने इसके पहले भी इंटरव्यू कुछ दिए हैं फौजी भाइयों के लिए वगैरह, लेकिन यहाँ आता हूँ तो ऐसा लगता है कि मैं घर पर आया हूँ, क्योंकि मेरी बचपन की जो यादें हैं, क्रिएटिव यादें हैं, वो रेडियो से ही जुड़ी है। जब मैं बचपन में रेडियो के जो गाने सुनता था, और तब कुछ गाने सुनकर मुझे ऐसा लगता था कि मुझे भी गीतकार बनना चाहिए, कलाकार बनना चाहिए। तो जिसे कहते हैं कि तब तो कोई ऐसी कोई हालांकि घर में वातावरण था, मेरे फादर थिएटर में थे, लेकिन तब कुछ ऐसी समझ तो थी नहीं। तो कुछ गाने सुन के ऐसे मुग्ध हो जाते थे हम, ऐसे इम्प्रेस हो जाते थे कि अरे ऐसा गाना मैं कब लिखूंगा, कब कब मेरी ऐसी कोई फिल्म होगी। और आज आपने मेरी फिल्म के लिए, आज तीसरी चौथी बार मैं आया हूँ आकाशवाणी में, विविध भारती में, तो लगता है कि एक सपना सच हुआ। कौन से वो गाने हैं जो आप सुना करते थे, और कौन सा वो प्रोग्राम है अगर याद है तो, और शहर कौन सा था जब आप वो रेडियो सुना करते थे? बम्बई में। मुंबई में। मुंबई में मैं बड़ा, गुजरात में मेरी पैदाइश हुई, द्वारका गुजरात में। मेरी माँ वहाँ प्रोफेसर थी, लेकिन मैं बड़ा हुआ यहाँ आके, मतलब मुंबई में। स्कूलिंग वगैरह, हाँ 4-5 साल का तब से यहाँ आ गया। मुझे बहुत अच्छे अच्छे गाने, मुझे एक गाना बिल्कुल याद है। वो गाना मुझे बहुत सालों तक पता नहीं था किसने लिखा था, बाद में पता चला ऑफकोर्स। मैं कहीं मेरे आंटी के वहाँ गया था, उनका खुले में ऐसा बंगले टाइप का था, तो सब लोग रात को सो रहे थे, तो एक गाना बजा तब ट्रांजिस्टर पे, हम लोग सब सो रहे थे रात को, गर्मियों के दिन। तो गाना बजा, आंखों ही आंखों में इशारा हो गया, बैठे बैठे जीने का सहारा हो गया। तब मैं 8-9 साल का रहूँगा शायद। तो मैंने पूरा दिन सोचता रहा कि ये कहना क्या चाहता है गीतकार। आंखों ही आंखों में इशारा हो गया, बैठे बैठे जीने का सहारा हो गया, तो ये क्या है। तो वो धुन मेरे मन में, वो शब्द मेरे मन में गूंजते रहे। फिर मैंने किसी को पूछा, फिर पता चला जब प्यार में ऐसा होता है, जो भी है। तो उसके बाद गानों में मेरी रुचि काफ़ी बढ़ गई। तो अब तो मुझे काफ़ी याद है कि ये मजरू साहब का लिखा हुआ है, फिर तो सबके साथ काम भी किया मैंने। ये गुलजार साहब ने लिखा है, या आनंद बख्शी जी ने, सबके साथ बाद में मैंने काम किया। उतना मैं सौभाग्यशाली रहा कि मुझे इन सब के साथ काम करने का मौका मिला जी। तो मुझे ज़्यादा संगीत, और संगीत से ज़्यादा गीत में दिलचस्पी रही। तो क्या लेखक का बीज वहीं पैदा हो गया था, You उसी can दिन say आपको that. लगा You can कि? say, आप कह सकते हैं सर, आप कह सकते हैं, क्योंकि तब के उस दौर के जो गाने थे इतने विशुद्ध थे, इतने प्यारे मीठे थे। जो हम स्कूलों में जो हिंदी पढ़ते थे, उस जो कठिन हिंदी थी वो भी नहीं थी जी। और बहुत कठिन उर्दू भी नहीं थी। तो वो जो हिंदुस्तानी लैंग्वेज में जो एक मिठास थी वो गानों में, वो प्यार की गाने हो, या रिश्तों के हो, या इवन देशभक्ति के हो, तो एक अलग ही दुनिया थी वो। तो मुंबई में पढ़े लिखे, आपने जिक्र किया, पढ़ाई लिखाई में आप कैसे थे, और क्या कभी ऐसा मौका मिला मंच पर आपको एक्टिंग करने का, या स्कूल में गाना लिखने का? क्योंकि जब लेखक एक बीज पैदा हो जाता है, लेखक का बीज भीतर, तो जब ऐसा मौका आता है तो स्कूल में तो वो बड़ा ही यादगार होता है। कोई ऐसी याद है? श्रोताओं के साथ हाँ, बांटिए। मेरी स्कूल जो थी वो बहुत ही अद्भुत स्कूल थी। वहाँ हमारे जो प्रिंसिपल थे, अभी भी है, शी इज़ 99 ईयर्स ओल्ड। तो उस स्कूल में क्या था कि वहाँ साहित्यिक और आर्ट के प्रोग्राम्स काफ़ी होते थे। इंटर स्कूल, इंटर क्लास ड्रामा कंपटीशन होती थी जी। हमारे स्कूल का मैगजीन निकलता था, तो उसमें हम कविताएं लिखते थे। अच्छा। और मुझे इलोक्यूशन, वक्तृत्व स्पर्धा में भेजते थे, क्योंकि मैं बोलने में अच्छा था। जी। फिर ऐसा था कि मान लो 10 क्लास है, 1 से 10 तक, तो उसमें ABC वर्ग है, तो हर वर्ग का एक नाटक होगा। वो नाटक पसंद करना, लिखना और डायरेक्ट करना वहाँ का कोई भी लड़का या लड़की होगा वो करेंगे, क्योंकि उसमें कंपटीशन होती थी। तो हमारी स्कूल से काफ़ी आर्टिस्ट निकले हैं, जैसे परेश रावल हमारे स्कूल से निकले हैं, क्या बात है। विपुल अमृतलाल शाह हमारे स्कूल से निकले हैं, परेश गणात्रा हमारे, ऐसे बहुत सारे कलाकार हैं, कुछ तो नाम भी मुझे याद नहीं आ रहे। जी जी। तो वो हमारे जो टीचर थी इंदु बहन, वो अमेरिका से आई थी, तो वो काफ़ी प्रोग्रेसिव थी, और उन्होंने इस तरह के एक्सपेरिमेंट भी किए थे हमारे लिए।
एंड में मैं तो गुजराती मीडियम से हूँ, जी जी जी। तो मुझे हम जो अच्छे थे अंग्रेजी में, उनके लिए एक स्पेशल अंग्रेजी के टीचर भी आते थे। और हमने हायर अंग्रेजी में 10th किया जी। उसी तरह कोविड हिंदी परीक्षाएं पे काफ़ी जोर था, तो हमारे स्कूल में काफ़ी अच्छा हुआ था, तो वहाँ ही हमने लिखना शुरू किया। वहाँ एसेज वगैरह हम लिखते थे, जो अच्छे ऐसे होते थे बाकी के क्लास में सुनाते थे टीचर्स, देखो ऐसे हमारे विद्यार्थी लिखते हैं। वहाँ से हमको प्रेरणा मिली या एक पुश मिला जी कि मैं लिख सकता हूँ। जी। आपने जिक्र किया परेश रावल का, वो आपके स्कूल से निकले और बाद में आपकी फिल्में भी काम मेरी किया। बहुत सारी फिल्म, मेरे बहुत अच्छे मित्र, तो मेरे से उनसे बहुत सीनियर जुड़ी हुई बात है, कुछ मेरे से बताइए। बहुत सीनियर है। लेकिन परेश भाई हमारी स्कूल में, मैं जब आया तब तो शायद वो निकल चुके थे, लेकिन उनका स्कूल में आना जाना रहता था मार्गदर्शन करने वगैरह। और फिर हम एक ही इलाके में भी रहते थे, तब वो धीरे धीरे स्टार भी बने, तो हम व्यक्तिगत भी परिचय रहा। अभी तो अच्छे मित्र भी है और बड़े मंझे हुए कलाकार, और बहुत अच्छे इंसान भी है। और खूबसूरत फिल्म में गाने लिखे हैं गुलजार साहब ने, मेरे ख्याल से 3 गाने उन्होंने लिखे हैं। उन्होंने और मैंने लिखे हैं, मतलब 4 गाने मैंने लिखे हैं। जी, आपके 4 गाने और गुलजार साहब के 3 गाने हैं। तो आपका गाना भी हम सुनेंगे, उससे जुड़ी हुई बात भी हम साझा करना चाहते हैं अपने श्रोताओं से। लेकिन गुलजार साहब को गाना लिखने के लिए राज़ी कैसे किया, किस तरह से मुलाकात हुई? मुश्किल था, मैं उनको बहुत बार मिला, कहानी सुनाई, काफ़ी सिफारिशें करवाई, और उन्होंने मेरा काम देखा था। यस बॉस, रंगीला, कच्चे धागे, जो मेरी हिट फिल्म्स जो थी, दौड़, तो उन सब काम से वो वाकिफ़ थे। और उनकी बेटी मेघना, वो भी मुझे जानती थी। वो जब असिस्टेंट थी तब मैं एक सीरियल लिखता था, नया नुक्कड़ पार्ट 2, जो दूरदर्शन पे आता था मेट्रो पे। तो तब से वो सईद मिर्ज़ा की असिस्टेंट थी, वो सईद मिर्ज़ा, अजीज़ मिर्ज़ा, कुंदन शाह नुक्कड़ पार्ट 2 सीरियल बना रहे थे जो मैं लिखता था। तो उसकी भी एक पहचान के थ्रू मिला, लेकिन गुलजार साहब को कन्विंस करना बहुत मुश्किल था फिर। लेकिन उन्होंने देखा कि मेरे पास स्टारकास्ट प्रोड्यूसर सब है और मैं सीरियस हूँ बनाने के लिए, जी जी। मेरे से बातें की, काफ़ी पूछा, और फिर उन्होंने उसके बाद अलाउ भी किया। जी, तो ये गुलजार साहब से जुड़ी हुई बात थी। तो यहाँ पर गुलजार साहब का लिखा हुआ गाना सुनवाना ज़रूरी है, बताइए कौन सा वाला गाना सुनवाए? उन्होंने बहुत अद्भुत गाना लिखा था, टाइटल सॉन्ग बहुत खूबसूरत हो। जी ठीक है, सुनते हैं। अभिजीत की आवाज़ में ये गाना है। और उसकी एक गाना सुनने के बाद सुनना चाहेंगे, उसके पहले एक एनेक्डोट है, वो बता दूं आपको। हाँ जी बिल्कुल। तो वो गाना की ट्यून बाद में बनी, उन्होंने पहले लिखा, और उन्होंने पहले एक अच्छा एक अलग ही मुखड़ा लिखा कि बड़ी ताज़ा खबर है कि तुम खूबसूरत हो। जी जी जी। बड़ी ताज़ा खबर है कि तुम खूबसूरत हो। तो जतिन ने कहा कि इसको हम मुखड़ा नहीं बना सकते, लेकिन इसको हम एडलिब में शुरुआत में यूज़ करेंगे, और फिर पूरा गाना बनाया। और उन्होंने इतना अद्भुत गाना लिखा कि आज भी शादियों में और रिसेप्शंस वगैरह में चलता है, जब दुल्हन की एंट्री होती है, या टीवी सीरियल्स में बैकग्राउंड में वो चलता है। तो बहुत अच्छा गाना, वो जो शादी के एल्बम्स तैयार किए जाते हैं, वीडियोस तैयार किए जाते हैं, तो वो पीछे बजता रहता है। बिल्कुल सही आपने बताया। और इसमें एक गाना और है, मैं अधूरी सी, ये वाला अनुराधा पौडवाल की आवाज़ में। वो गाना मैं पिक्चर में पूरा रख नहीं पाया, मैंने टाइटल्स में रखा था, लेकिन वो गाना भी बहुत खूबसूरत लिखा था उन्होंने। वो हीरोइन जो पात्र था, वो हीरोइन का पात्र, उसके बैकग्राउंड में वो गाना, उसके बारे में वो गाना था। तो वो तो शुद्ध कविता ही है। संजय छेल जी से हमारी बातचीत चल रही है, और आपको बताया है कि वो गीतकार भी हैं, डायरेक्टर भी हैं, लेखक भी हैं। तो इसी फिल्म में उन्होंने 4 गाने लिखे हैं। तो संजय छेल जी, हमें बताइए कि जो आपने एक गाना लिखा है, मेरा एक सपना है, घूंघट में चांद, और बरसे क्यों बरसात, आपकी पसंद का कौन? हाँ, आपकी पसंद का कौन सा गाना है? मेरे पसंद के तो दोनों सब सारे गाने अपने लिखे गीत को चुनना मुश्किल होता है। वो एक ऐसा एल्बम था उस साल का जिसके सारे गाने चले थे। तो अक्सर फिल्मों में 1 या 2 गाने चलते हैं, आज तो वो भी नहीं चलते, लेकिन उस जमाने में भी सारे गाने नहीं चलते थे, लेकिन ये एल्बम के सारे गाने चले थे जी। तो मेरा पसंदीदा गाना जो अपना है, वो है मेरा लिखा हुआ, मेरा एक सपना है, देखो तुझे सपनों में, तू माने ना माने है तू ही मेरे अपनों में। उसके अंतरे भी बहुत अच्छे हैं, और मुखड़े की एक हल्की सी ट्यून भी मैंने बनाई थी, और गाना बहुत अच्छा पिक्चराइज हुआ था, और बहुत बहुत बजा वो गाना, और मुझे उसमें लिखने में बहुत मज़ा आया था। कुमार सानू और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज़ें, बहुत तो शुद्ध कविता, लिखने में मज़ा आया। तो कुछ लिखने से जुड़ी हुई बात, रिकॉर्डिंग से जुड़ी हुई कोई ख़ास याद साझा कीजिए आप।
उसमें आलाप कुमार शानू जी ने ऐड किया था, आलाप था नहीं जी। और उसका जो अंतरा था वो बहुत मुश्किल था लिखना, मुझे ट्यून पे लिखना था। तो उस पर मैंने डा 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 ऐसा मीटर था, वो काफ़ी डिफिकल्ट मीटर है। तो उस मीटर पे मैंने लिखा था कि मन की डगर पे मुड़ के हम किधर जाएं, तेरे इशारे रोके हम जिधर जाएं। तो जो कट है वो जो कहते हैं, जो एक रुक के जो आता है, मन की डगर से मुड़कर हम किधर जाएं, तेरे इशारे रोके हम जिधर जाएं, चलते चलते रुकते रुकते किस्मत मेरी क्या करवट बदल गई, और गई पे ताल आता है। क्या बात है। तो बड़ा अच्छा लग रहा है। इस गाने की लाइन या ये पूरा गाना सुनते हैं जी। और अगले गाने से जुड़ी हुई कोई बात, रिकॉर्डिंग से जुड़ी हुई कोई ख़ास याद आप साझा करना चाहेंगे? एक गाना था ए शिवानी, वो बहुत चला, वो पिक्चर का मतलब वो फ्लैगशिप गाना हो गया था। वो दरअसल संजय दत्त का आइडिया था। वहाँ पे एक सीन था जिसमें वो शिवानी वो घर में आ गया एज एन इम्पोस्टर, एक आगंतुक बन के आया है। तो वो शिवानी जो बुझी बुझी लड़की है उसकी छेड़खानी करता है। अब छेड़खानी वो वाली छेड़खानी नहीं है, मजाक उसे करता है और उसको ही ट्राइज टू ओपन हर अप, आत्मविश्वास देने की कोशिश करता है। तो उसको थोड़ा चिढ़ा के, थोड़ी उसकी मखौल करके, तो इट वॉज हिज आइडिया कि मैं ऐसा कुछ कहूँगा, ऐ शिवानी जी, ऐ शिवानी, और फिर हमने उस पर रैप टाइप का ग्रूव बनाया और फिर गाना इम्प्रोवाइज़ किया। हम रात को एक दिन पार्टी कर रहे थे, हम बैठे थे, तो मैंने ऐसे इम्प्रोवाइज़ किया, बोला तुम डायलॉग लिखते हो वैसे लिखो, गाने की तरह मत लिखो। और पिक्चराइज भी ऐसे कर रहे थे, घर में हो रहा है, यहाँ हो रहा है, वहाँ हो रहा है, इट शुड नॉट बी कोरियोग्राफ्ड सॉन्ग, लाइक डांस नहीं लगना चाहिए, जी जी, मोन्टाज लग, फिर जैसे घर में हम आपको चाय दे रहे हैं, आप उठ के गई, मैं बैठा, उस तरह होना चाहिए। जी जी। तो सिचुएशन भी ऐसी थी और घर के सारे पात्र भी उसमें इन्वॉल्व है थोड़े थोड़े। तो फिर मैंने लिखा, ऐ शिवानी तू लगती है नानी, जी मरम मत मांगे तेरी ये जवानी, ऐ शिवानी। वो इम्प्रोवाइज़ किया, लिखा और फिर जतिन ललित ने उनकी ट्यून बनाई और 5-6 दिन तक संजू ने उसे उसका रियाज़ किया, रिहर्सल किया, क्योंकि वो गायक तो है नहीं जी, तो, लेकिन अच्छा कॉन्फिडेंस से गाया। और आप यकीन नहीं करोगी कि 20 मिनट में वो गाना गा के वो निकल गए थे, क्या बात है माइक पर। जी। तो ये गाना तो हम एक मुखड़ा तो कम से कम सुनवाएंगे, लेकिन संजय दत्त से जुड़ी हुई कोई ख़ास बात साझा करना चाहेंगे श्रोताओं से? संजय दत्त साहब के साथ मैंने बहुत फिल्में की। मैं असिस्टेंट था, एक फिल्म थी साहिबा जो 93 में आई थी, जी तो मैं 91-92 से असिस्टेंट था रमेश तलवार साहब का, जी, तो तब से मैं जानता था। उसके बाद में मैंने रंगीला लिखी, बाद में दौड़ फिल्म लिखी, तो और दूसरी फिल्म हो गई, फिर और भी एक फिल्म कर रहा था। तो मेरी काफ़ी लंबी दोस्ती थी, तो मैंने एक कहानी उनको सुनाई कि मुझे डायरेक्टर बनना है। मैंने काफ़ी पिक्चर लिख ली, तो वो मजाक मजाक में बोलता, अच्छा तू अभी डायरेक्टर बनेगा? मैंने बोला हाँ, पिक्चर कभी कभी पिक्चर जो हम लिखते हैं वैसी बन के नहीं आती। तो मैंने मजाक में कहा कि हाँ, कि अगर पिक्चर बिगाड़नी है मेरी स्क्रिप्ट को तो मैं ही ना बिगाड़ूँ। तो बोलते ठीक है। तो कहानी सुनाई मैंने खूबसूरत की, तो उन्होंने कहा किसको लेना चाहता है? तो बोला आप करोगे? तो बोला अरे मेरी तो एक्शन इमेज है, मैं तो रफ टफ फिल्म करता हूँ। मैंने आपकी एक्शन इमेज है, लेकिन आपकी सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छी है रियल लाइफ में, तो आप अच्छी कॉमेडी करोगे, रोमांटिक कॉमेडी कीजिए, आपकी एक अलग पहचान बनेगी। तो ही वॉज नॉट कॉन्फिडेंट, बट ही वॉज रेडी टू टेक चैलेंज, जैसे चलो मैं करता हूँ। जी, और वो काफ़ी व्यक्तिगत अपने जीवन में, पर्सनल लाइफ में काफ़ी दौर से गुजर रहे थे, उसके बारे में तो बात सबको पता है, लेकिन उस पर वक्त निकाल के उन्होंने काफ़ी कन्विक्शन से, काफ़ी शिद्दत और मेहनत और मेरे लिखे हुए पात्र पे भरोसा करके उन्होंने फिल्म में काम किया। और सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट तो ये था कि उनको उस फिल्म के चलने के बाद, देखने के बाद मुन्ना भाई MBBS के लिए कंसिडर किया गया, क्योंकि तब तक उनकी इमेज वो वास्तव और उस तरह की जंग और उस तरह की फिल्म में थी। एक्शन, वो तो एक्शन हीरो तो कमाल की थी, और सब डर भी रहे थे डिस्ट्रीब्यूटर्स, प्रोड्यूसर्स की, कैसे होगा ये, लोग उनको देखने आएंगे। लेकिन गाने चल गए, तो गाने अच्छे हुए, प्रोमो अच्छे लगे, तो वो दिखे भी बहुत खूबसूरत, हैंडसम, तो फिर वो फिल्म चल गई जी। और सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट ये है कि फिल्म जब रिलीज़ हुई थी जी, तब सुनील दत्त साहब जो खुद अपने आप में बड़े डायरेक्टर एक्टर रह चुके हैं, MP रह चुके हैं और बहुत अच्छे इंसान, तो वो फिल्म देख नहीं पाए थे क्योंकि वो बीमार थे। जी, तो फिल्म की रिलीज़ के बाद 25 वीक कुछ हो गए थे, तब
हमने उनके लिए एक स्पेशल शो रखा था जब वो ठीक हो गए। और तब उस फिल्म को देखने के लिए विधु विनोद चोपड़ा भी आए थे। तो तब सुनील दत्त साहब ने कहा था कि बेटा तूने मेरे बेटे को बहुत खूबसूरत पेश किया, इतना हैंडसम दिखता है, आज तक कभी इतना हैंडसम दिखा नहीं। मैंने कहा उसमें श्रेय उनको जाता है, उन्होंने बहुत मेहनत की, लेट तक सोते जाग मतलब लेट नाइट नीट करते थे, खाने पीने में ध्यान रखा, और उन्होंने अपने सारे कपड़े ये पहनूंगा वो पहनूंगा उन सब में मशक्क़त करके वो कैरेक्टर निभाया। जी, और एक मजे हुए कलाकार जी। हैं, जब आते हैं पर्दे पर उनके चाहने वालों की एक लंबी कतार है, एक पर्सनालिटी है अपनी। जी, और सुनते हैं कि बहुत अच्छे इंसान भी हैं। अरे ये एक बच्चे का दिल है उसमें, भले एक लंबे चौड़े ऊंचे कद वाले इंसान है, लेकिन एक बच्चे का दिल है। जी, उर्मिला मातोंडकर भी इस फिल्म में थी, परेश रावल भी थे, जॉनी लीवर, अशोक सराफ भी थे, और अशोक सराफ आपकी दूसरी फिल्म में भी काम करते थे, यस बॉस में भी उन्होंने। यस बॉस में भी थे, क्या दिल ने कहा में भी थे। जी। और दूसरे कलाकार थे जतिन कानकिया, जो टीवी में काफ़ी पॉपुलर थे, गुजराती थिएटर के थे। जी। वो उन्होंने बेहतर काम किया, बहुत अच्छा, सबसे अच्छा काम उन्होंने किया था कॉमेडी में। और उनके साथ एक ट्रेजेडी ये हुई कि पिक्चर की उन्होंने, दुख की बात है, पिक्चर की डबिंग ख़त्म की और 5-6 दिन के बाद उनको कैंसर डिटेक्ट हुआ पेनक्रियास का, और लगभग 2-3 वीक में वो गुजर गए। फिल्म देख नहीं पाए, लेकिन उस साल काफ़ी अवार्ड उनको मिले थे, आईफा के, फिल्म फेयर में नॉमिनेट हुए थे। तो उन्होंने काम किया था, अशोक सराफ जी ने बहुत अच्छा काम किया। वो भी मराठी थिएटर से है, तो मैं खुद रंगमंच से जुड़ा हूँ, तो मुझे थिएटर के कलाकारों से, परेश भी थिएटर के हैं, प्यार तो है। मुझे एक नेचुरल अट्रैक्शन है थिएटर के कलाकार से। ओमपुरी जी थे, जी। तो जी। अंजन श्रीवास्तव जी, वो भी इप्टा के से आते हैं थिएटर से। तो बड़ी अच्छी लंबी चौड़ी कास्ट थी, और सब ने बहुत ही, सुप्रिया पिलगांवकर, सब ने बहुत अच्छा मुझे सपोर्ट किया। मैं तो बहुत नया था तब, मेरी उम्र ही क्या थी, 28-29 साल का था मैं, लेकिन सब ने मुझे टॉलरेट कर लिया, यही कहूँगा मैं, बर्दाश्त कर लिया। ये तो आपका बड़प्पन है, कॉम्प्लीमेंट है। इतने सारे मजे हुए कलाकार इस फिल्म में थे, तो जाहिर है फिल्म खूबसूरत होनी ही थी। तो ये खूबसूरत फिल्म की बातें थी। थिएटर की बात आप कर रहे थे, तो हम आपकी फ़िल्मों के बारे में, और बहुत सारी फ़िल्में हैं जिनका हम ज़िक्र क्रमवार करना चाहेंगे, लेकिन बात थिएटर की चल रही है, तो थिएटर के दिनों की ओर लौटिए और यादें कुछ ताज़ा कीजिए। कौन सा वो नाटक है जो आपके जहन में आज भी ताज़ा है, या कहाँ कुछ आपको सीखने को मिला थिएटर से? दरअसल मेरे पिताजी छेल परेश के नाम से सेट्स बनाते थे, गुजराती, हिंदी, एक जोड़ी मराठी, थी छेल एक जोड़ी परेश की, थी, हाँ। खास। तो अब तक चलती, 50 साल तक वो चली। 1920 में मेरे पापा के पार्टनर गुजर गए, 21-22 के आसपास, तब तक उनके नाम से वो प्लेज आते रहे। कम से कम 600 से ऊपर ड्रामा किए होंगे, ड्रामा के सेट्स किए, 35 फिल्में की अलग अलग भाषाओं में। मेरी खूबसूरत के भी आर्ट डायरेक्टर थे। तो बचपन से थिएटर, रंगमंच, गुजराती रंगमंच में देखता था जी। पार्ला ईस्ट में था तो मराठी थिएटर भी देखता था। जी। तो नाटक की स्क्रिप्ट आती थी, पापा जब डिज़ाइन करते थे सेट्स, तो वो पहले मैं पढ़ लेता था और फिर वो देखता था कैसा स्टेज पर हुआ। तब मुझे समझ में आया कि अच्छा ऐसे लिखा हुआ होता है, वो ऐसे परफॉर्म होता है, और ऐसे डायरेक्टर डायरेक्ट करता है। तो मेरे लिए घर में ही वो स्कूल बन गई। फिर मैंने इंटर कॉलेज कंपटीशन में ड्रामा लिखने शुरू किए, तो मेरे को ड्रामा अच्छे गए, इनाम मिले उसको, और कुछ नाटक तो बहुत सी कॉलेज में परफॉर्म हुए, बहुत सी कंपटीशन में परफॉर्म हुए। फिर मैं शफ़ी इनामदार के साथ काम करता था उस वक्त के बड़े कलाकार, कांति मड़िया के साथ काम किया जो गुजराती रंगमंच के लेजेंड है जी। और मैंने खुद ने नाटक भी कुछ डायरेक्ट किए। जी, कौन से नाटक थे? मेरा एक प्ले था, साइकोलॉजिकल थ्रिलर था, प्रकरण 1956, चैप्टर 1956, थ्रिलर था, साइकोलॉजिकल थ्रिलर। एक मेरा प्ले था क्रॉसवर्ड पजल, वो बहुत भाषाओं में हुआ, एकांकी थी वो। जी। फिर तब तक सीरियल वगैरह आ गई थी और गुजराती थिएटर रंगमंच का थोड़ा रंग बदल गया था। जी। तो मुझे लगा कि मैं यहाँ नहीं फिट हो पाऊँगा मेरे मिजाज को देखते हुए। तो फिर मैंने सीरियल लिखना शुरू की, नया नुक्कड़, फिल्मी चक्कर, वो सब सीरियल मेरी आई, बहुत हिट हुई। तो मैंने काफ़ी सीरियल लिखी और फिर फिल्मों में आ गया, फिल्में करते करते फिर डायरेक्टर बन गया। तो पहली फिल्म आई थी पहला नशा, जो आशुतोष गोवारी करके भी पहली फिल्म थी। उसके बाद रंगीला आई, फिर यस बॉस आए, और सब फिल्में आती, कच्चे धागे, फिर भी दिल हिंदुस्तानी, खूबसूरत से लेकर मैंने प्यार क्यों किया,
कृष्णा कोटे, कितनी फिल्म, मतलब फिर पार्टनर, हिंदू सरकार, मान गए मुगले आजम, क्या दिल ने कहा, फिर अभी कोविड से पहले आई थी पटेल की पंजाबी शादी, लंबा लिस्ट है जी। एक लंबी फहरिस्त है आपकी फिल्मों की और टीवी सीरियल्स की भी, जी। तो इसका जिक्र तो हम करते चलेंगे। यहाँ पर आपने बताया कि थिएटर में आपके पिता की जोड़ी थी जो छेल परेश की जोड़ी बहुत हिट है और बहुत लोग सराहते हैं गुजराती थिएटर की दुनिया में। पिता से आपने नाटक की बारीकियां सीखी होगी, जाहिर सी बात है, एक स्कूल है। पिता से घर में क्या कुछ सीखा आपने, या पिता आपके कैसे रहे, स्ट्रिक्ट या स्ट्रिक्ट बहुत तो थे उस जमाने में, तो होते ही थे पिता स्ट्रिक्ट। कोई उनके पास टाइम ही नहीं था मेरे लिए, क्योंकि उनका एक ही था कि मेरे तो अभी मेरा नेक्स्ट प्ले आ रहा है, नया नेक्स्ट ड्रामा आ रहा है नेक्स्ट संडे। एक दौर में 10-10, 15-15 ड्रामा उनके चलते थे, तो बहुत बिजी रहते थे। तो उनसे मैंने एक बात सीखा। मेरे पिताजी का देहांत हुआ 2014 में, तो उस रात तक वो स्केच बनाते थे। अगले दिन सुबह उनकी नैसर्गिक मृत्यु हो गई, लेकिन वो उस रात को भी वो स्केच बनाते। मैं उनसे सीखा कर्मठता, काम करते रहो, मेहनत करते रहो। उस वक्त तो बहुत पैसे भी कम मिलते थे थिएटर में जी, फिर भी वो काम करते रहे जी। तो कांस्टेंट काम करना और मेहनत करना, कर्म जिसे हम कहते हैं, वो मैंने पापा से सीखा। और भाषा की बारीकी वो सब जो है मेरी माँ से सीखा। वो संस्कृत और गुजराती की प्रोफेसर थी। क्या बात है। और साहित्य का भी एक वहाँ से थोड़ा बहुत, वरना हम तो कुछ थे ही नहीं, हम तो ऐसे ही मज़ाइया टाइम पास लड़के थे, तो हमको तो प्लेट में मिला ऐसा कह सकते। और मुझे शुरुआत के दौर में थिएटर में काफ़ी अच्छे लोग मिले, परेश रावल, शफी नामदार। फिल्मों में मुझे अच्छे लोग मिले, जैसे सईद मिर्ज़ा, कुंदन मिर्ज़ा, अजीज़ मिर्ज़ा ने काफ़ी मुझे सराहा क्या, मुझे मदद की, हेल्प की, कॉन्फिडेंस दिया। रमेश तलवार साहब ने, राहुल रवेल साहब ने, शाहरुख तब नए नए एक्टर बने थे, आमिर खान में से कॉलेज में 4-5 साल सीनियर थे, तो हम साथ में कभी छोटा मोटा रोल भी करते थे। आमिर ने भी रंगीला के लिए मेरा नाम सुझाया। नीरज वोरा मेरे मित्र थे, उन्होंने मेरा नाम सुझाया रंगीला के लिए, तो वो फिल्म मिली। और इनफैक्ट मैं राम गोपाल वर्मा को गीत के लिए मिलने गया था, गीतकार के रूप में। तो उनको मेरा गाना अच्छा नहीं लगा था, उन्होंने एक ट्यून दी थी इलिया राजा की, तो इस पे गाना लिखो। तो मैंने लिखा, तो उनको पसंद नहीं आया। बोले ठीक है, मतलब ये मेरी फिल्म में फिट नहीं होता, तो कोई बात नहीं, मैं निकल आया। नेक्स्ट डे उनका फ़ोन आया राम गोपाल जी का कि आपने कुछ कहा ही नहीं कि और लिखूँ ये। मैंने आपको लगा होता तो आपने कहा होता। जी, मैं क्यों अपने आप को इम्पोज करूँ। तो आप बातें इंटरेस्टिंग करते हो, आप मिलने को आओ। फिर मैंने कुछ बातें की उनके साथ, तो ही सेड यू विल राइट डायलॉग्स फॉर रंगीला। सो पूरा कैरेक्टर फिर बना, और फिर रंगीला फिल्म तो अपने आप में एक हिस्ट्री है। जी। फिल्म रंगीला की बात चल रही है, तो आमिर खान है, राम गोपाल वर्मा का जिक्र किया है, और बड़ी अच्छी बेहतरीन बात आपने साझा की। आमिर खान से जुड़ी हुई कोई ख़ास बात, कोई ख़ास घटना आप साझा करना चाहेंगे? ये आमिर के बारे में लोग कहते हैं कि बहुत ही डिफ़िकल्ट एक्टर है, और मतलब डिफ़िकल्ट इन द सेंस नॉट पर्सनली, बट बहुत मेहनत करते हैं और काफ़ी उनको कन्विंस करना पड़ता है। लेकिन रंगीला में उन्होंने बहुत सहजता से काम किया था। जो कैरेक्टर मैंने लिखा, मैंने और नीरज ने, हम परफॉर्म करते थे, वो बिल्कुल वैसे ही करते थे। ज़्यादा उन्होंने उसमें ज़्यादा परफेक्शन या परफेक्शन के अलावा भी ज़्यादा मेहनत करने के अलावा दिल से काम किया। और सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन आमिर खान का ये था कि वो एक टपोरी का कैरेक्टर था जो बम्बईया भाषा बोलता है। लेकिन आमिर खान जी के परफॉर्मेंस की वजह से, उनके चेहरे की मासूमियत की वजह से और उनके व्यक्तित्व की गरिमा की वजह से कैरेक्टर को डिग्निटी मिली। वो टपोरी एक लड़की छेड़ने वाला लड़का नहीं रहा, एक आम इंसान बन के रहा। तो राज कपूर के बाद अगर कोई आम इंसान अच्छी तरह किसी ने पेश किया हो, तो मुझे लगता है रंगीला में आमिर ने, और राजू बन गया जेंटलमैन, यस बॉस में, फिर भी दिल हिंदुस्तानी में शाहरुख ने। ये दो कलाकारों का बहुत बड़ा योगदान है। जो थिएटर में ऑडियंस आनी बंद हो गई थी, जो ऑफ कोर्स सलमान खान की वजह से आनी शुरू भी हुई, मैंने प्यार किया से बरजातिया की अच्छी फिल्म थी, तब जो एक अच्छी ऑडियंस आनी शुरू हुई, डिग्निफाइड, तो वो दौर ये तीनों खान ने आगे चलाया। जी, क्या बात है। एक गाना मुझे बहुत पसंद है, और रहमान साहब के साथ मैं बैठा भी था, तो हमने गाना, फिल्म के डायलॉग्स में भी वो था, और एक सिचुएशन थी, तो मैंने ऐसे ही बात करते करते बात भी की, और एक पुराने गाने का एक रेफरेंस भी दिया, जो अब यहाँ कहना अच्छा नहीं लगेगा, तो उसका मीटर रहमान साहब ने पकड़ लिया और गाना बनाया। जो फिल्म में ऐसी सिचुएशन थी कि वहाँ पे सीन आ सकता था, लेकिन सीन की बजाय गाना आया, तो ज़्यादा उस बात को अच्छी तरह पेश किया गया।
और अच्छी तरह उसका इम्पेक्ट रहा, और वो गाना था क्या करूं क्या ना करूं, ये कैसी मुश्किल हाय। तो हमारे पास भी ऐसी ही आ गई है सिचुएशन, क्या करूं कि ना करूं कि कैसी मुश्किल है, और लग रहा है कि कौन कौन सी बातें आपसे पूछूं, कौन कौन सी बातें छोड़ दूं। तो हम एक के बाद एक पूछते रहेंगे। रंगीला फिल्म में आमिर खान थे, उसके बाद यस बॉस आसपास थी। हाँ। इसकी शूटिंग भी लगभग आसपास साथ में ही हुई, चल रही थी। और ये यस बॉस फिल्म के मुझे लगता है 25 बरस पूरे हुए और जश्न भी मनाया गया मेरे ख्याल से। तो आप बताइए कि इन दोनों फिल्मों की शूटिंग, दोनों बड़ी फिल्में, एक में आमिर खान एक में शाहरुख खान, कैसे मैनेज किया आपने? शाहरुख से जुड़ी हुई कोई बात बताइए श्रोताओं को। शाहरुख खान तो एक अलग ही व्यक्तित्व है, और वो मैं उनकी शूटिंग पे जाया करता था, राजू बन गया, क्योंकि उसमें मेरे काफ़ी मित्र काम करते थे, और सर्कस में जाया करता था मैं। तो वो बम्बई आए तब से मैं उनको जानता था, और बड़े कॉन्फिडेंट थे, और उन्होंने बम्बई आते ही कहा था कि मैं बहुत बड़ा स्टार बनूंगा, और हम सबको हंसी भी आती थी। समंदर के किनारे बैठकर वो एक जुमला मशहूर हुआ है कि तो मैं बोलते एक दिन मैं तो बड़ा स्टार बनूंगा, इन सबकी छुट्टी कर दूंगा। तो हम लोग हंसते भी थे थोड़े मन में, लेकिन उन्होंने एक्चुअली 5-6 महीने में करके दिखाया। मैंने अपनी ज़िंदगी में इतनी पॉजिटिव शख्सियत देखी नहीं है। जी। होंगे बहुत से बड़े लोग, लेकिन मेरी लाइफ में कि उनके साथ आप काम करो, उनसे मिलो, तो आप एक चार्ज हो जाते हो, बैटरी चार्ज हो जाती है, और आपको ऐसा लगता है कि आप खास हो, चाहे आप वो स्पॉट बॉय हो या हीरोइन हो या राइटर हो या कैमरामैन हो। वो सेट पे आके ऐसा एक माहौल खड़ा कर देते हैं उनकी पॉजिटिविटी एनर्जी से, कि आपको लगता है कि यही बस यहाँ शूटिंग चलती रहे। जी जी। कभी कभी ऐसा होता है कि यार कौन जाए शूटिंग में, नहीं जाना। मैं एज अ राइटर ना जाऊँ तो भी चल जाता है, सीन लिख लिया है, लेकिन मैं अक्सर कोशिश करता हूँ कि मेरी फिल्म की शूटिंग में मैं रहूँ, ताकि वहाँ कुछ चेंजेस हो तो हो सके। लेकिन शाहरुख खान की शूटिंग में ये है कि बहुत मज़ा आता है। वो काम को इतना आसान, अच्छा, और बड़े चालाक भी है। वो अपने हिसाब से सीन को चेंज भी कर लेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। अच्छा। और जैसे क्योंकि उनकी वो दिल्ली से, और हिंदी पे, उर्दू पे, संस्कृत पे कमांड है उनका, अंग्रेजी पे इतना अच्छा कमांड है कि वो बहुत अच्छा इम्प्रोवाइज कर लेते हैं, बहुत अच्छा एक सीन को बदल लेते हैं। उनको कहावतें मुहावरे पता है, दिल्ली के होने के जो फायदे जी हैं। जी जी। और मैंने अपनी जनरेशन में उनसे ज़्यादा किताबें पढ़ने वाला इंसान कोई देखा नहीं। आप नाम लो नाटक के बारे में, नॉवल के बारे में, उनको पता होता है। अच्छा, या इज़ अ मोस्ट वेल रेड पर्सन। क्या बात है। और काफ़ी इतने, इसलिए भाषा उनकी बहुत अच्छी है, जी। बहुत शुद्ध है कुछ। इस फिल्म से जुड़ी हुई कोई घटना है जो शाहरुख खान कुछ तैयार होते हैं, कुछ चूड़ी वगैरह पहनते हैं इसमें? जो उनका आइडिया था एक, हाँ, वो तो सेट गाने पर का जो था। मुखड़ा था, उन्होंने बोला कि मैं ऐसे करूंगा और गाना ऐसे, वहाँ से ट्रांजिशन उसका होगा, वहाँ से वो सीन से गाने में कैसे जाएगा। तो वो आपका लिखा हुआ नहीं था उसमें, वो उनका जावेद खुद साहब के गाने थे। का? जी मैंने तो संवाद लिखे थे, हाँ एक जी, स्क्रीन पे संवाद लिखा में था वो। था, कहानी भी लिखी थी मैंने उसमें काफ़ी काम किया था। एक गाना था जो मेरे, मतलब जावेद साहब ने ही लिखा था और बहुत ही अच्छा लिखा था। वो गाना, सिचुएशन ऐसी थी कि संवाद में कुछ ऐसा आ रहा था कि मैं कोई ऐसा गीत गाऊं, मैं कुछ ऐसा करूं, मैं तुम्हें ऐसा कुछ करूं कि आरज़ू कि तुम खुश हो जाओ। तो उससे उन्होंने लीड ली, उन्होंने गाना लिखा, मैं कोई ऐसा गीत गाऊं कि आरज़ू जगाऊं अगर तुम कहो। और जावेद साहब ने इतना बेहतरीन वो गाना लिखा था। जी। वहाँ कहानियों के डगर से जहाँ 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 इस तरह शब्दों का जो खेल उन्होंने खेला था, और वो अच्छा पिक्चराइज भी हुआ था। और मज़े की बात यह है कि यूनिट पूरा चला गया था स्विट्ज़रलैंड में शूटिंग करने के लिए, और मैंने और डायरेक्टर भी चले गए थे, प्रोड्यूसर भी, मैंने और जतिन ललित ने बैठ के, जावेद साहब ने तो लिखा ही था, वो तो थे ही, और हमने रिकॉर्ड किया और रिकॉर्डिंग करके वहाँ गाना भेजा था। जी। तो बाकी लोग बड़े वो थे कि गाना पता नहीं कैसा है, अजीब है, अटपटा है, चलेगा नहीं चलेगा, लेकिन हम लोग बहुत कॉन्फिडेंट थे, और वो गाना पिक्चराइज भी अच्छा हुआ, एंड इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट सॉन्ग ऑफ द फिल्म। जी। और फिल्म भी खूब हिट हुई थी, इसके संवाद भी खूब चले थे। मुझे लगता है मेरा सबसे अच्छा काम 2-3 फिल्मों में जो है, उसमें से एक यस बॉस में है। बहुत ही अच्छी कॉमेडी थी, और अच्छे इमोशनल और रोमांटिक डायलॉग्स थे। जी। तो संवाद लिखने से जुड़ा हुआ कोई वाकया बताना चाहते हैं कि मुश्किल होता है, आप इतनी बड़ी फिल्म है, इतने बड़े स्टार कास्ट हैं, तो लिखने से जुड़ी हुई कोई ख़ास बात है जो मैंने ये फिल्म काफ़ी मेहनत से लिखी थी। जैसे कि रंगीला थी, वो हंसते खेलते लिखी थी। जी। मतलब कल शूटिंग के आज सीन लिख लिया, हमको पता भी नहीं चला कि हम क्या कर रहे थे।
जैसे हंसते खेलते हो लिख ली 5-6 महीने में, सीन दिया, लिखा, हो गया, शूटिंग वापस थोड़ा किया, क्लाइमेक्स मैंने दिया था, उसमें क्लाइमेक्स जो था वो कुछ अलग था, और क्लाइमेक्स में अड़ा रहा कि नहीं क्लाइमेक्स ऐसे ही होना चाहिए, और वो अच्छा शूट हुआ। फिर तब तक लोग कन्विंस, बाद में जब ट्रायल हुआ तब बड़े बड़े लोग आए थे, कमल हसन वगैरह, उन्होंने देखा बोलते बहुत अच्छा क्लाइमेक्स है, और क्लाइमेक्स से फिल्म चली थी वो। यस बॉस मैंने 1 साल तक लिखी थी काफ़ी, क्योंकि वो तब शाहरुख बिजी भी हो गए थे तो डेट्स नहीं मिल रही थी, तो बार बार लिखता रहा। लेकिन उसकी एक सिचुएशन मुझे याद है कि फिल्म के प्री क्लाइमेक्स में शाहरुख और जूही रास्ते पे बैठे हैं, और पता नहीं कि लाइफ में अब क्या होगा, दोनों को एक दूसरे से प्यार हो भी गया है जी और नहीं भी हुआ है, और शाहरुख उस पोजीशन में नहीं है कि उसको प्यार दे सके, लड़की है जो एम्बिशियस है, और दोनों में एक है खिंचाव, सिमिट्री है जो एक केमिस्ट्री है, लेकिन जो लड़की है वो आदित्य पंचोली बॉस की गर्लफ्रेंड है, और है भी नहीं भी, क्योंकि वो मैरिड आदमी है, तो वो सब काफ़ी कन्फ्यूजन था, कॉम्प्लिकेशन था। तो दोनों बैठे हैं, थोड़ी शराब भी पिए, पार्टी से आए हुए हैं, और सड़क पे बैठे हैं। तब डायरेक्टर ने कहा मुझे यहाँ एक कोई लाइन चाहिए। मैंने कहा कि ऐसा करें, वो ऐसे चांद को देख रहे हैं और कुछ बात करें, क्योंकि डायरेक्ट बात करेंगे लाइफ में अब क्या होगा, तो डायरेक्ट बात हो जाएगी जी उसमें, मज़ा सीन नहीं बनेगा। बोला क्या हो सकता है, तो मैंने कहा कि कुछ ऐसा कुछ करते से लिखते हैं, ऐसा कुछ, ये दोनों बैठे हैं, चांद को देख रहे हैं और मस्ती में और बात करते हैं। जी फिजिकल तो हो नहीं सकते ना, पास पास हाथ पकड़ सकते हैं। जी जी तो जूही ऊपर देखती है, चांद पूरा खिला हुआ है, रास्ते पे बैठे हैं कहीं पे, तो ये चांद हमारा क्या लगता है, सारी रात क्यों जागता रहता है। बहुत उनको पसंद आई डायरेक्टर को, एक्टरों को, तो बोला हाँ, लेकिन यहाँ ख़त्म नहीं होगा। जी तो उसने बोला ये चांद हमारा क्या लगता है, सारी रात क्यों जागता रहता है। जी फिर वो टर्न करके कहती है तुम मेरे क्या लगते हो। उसमें जब आ भी गई बात, नहीं भी आई, उतने में कह दिया। संवाद का मुख्य काम ये होता है कि आप कहते भी हो, छुपाते भी हो। अच्छे संवाद के लक्षण होते हैं। डायरेक्टली आई लव यू कह दिया तो बात ही खत्म है। जी, और वो दृश्य पैदा करता है। मुझे लगता है कि हमारे श्रोता जो सुन रहे हैं तो ये दृश्य आंखों के सामने उनके होगा, और फिल्म तो देख ही सकते हैं पर्दे पर, लेकिन इस वक्त उनकी आंखों के सामने दृश्य होगा। मैंने 2012 में एक फिल्म लिखी थी जिसके संवाद मैंने लिखे थे, दिल तो बच्चा है। उसमें एक सिचुएशन बहुत अजीब सी थी कि एक बैकग्राउंड सॉन्ग चाहिए था। जी बाकी गाने बाकी गीतकारों ने लिखा था, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि जहाँ गाना फंस जाता है वहाँ, बिकॉज राइटर में हूँ तो डायरेक्टर कहता है अभी तुम ही लिख दो भाई ये गाना, ऐसी सिचुएशन है। तो मैंने एक गाना लिखा था, तू ख्वाब है या जादूगरी। जी प्रीतम जी ने बहुत अच्छा उसे ट्यून दी थी, संगीत दिया था, और वो ट्यून पे लिखा हुआ गाना है। ये लाइन तो मैंने लिखी थी, लेकिन उन्होंने कंपोज किया, और उसके अंतरे जो बड़े टेढ़े मेढ़े हैं। जी जी तू ख्वाब है या कोई जादूगरी, कुणाल गांजावाला ने गाया था और प्रीतम दा का म्यूजिक था। बात चल रही थी फिल्म यस बॉस की। यस बॉस में अजीज़ मिर्ज़ा साहब का निर्देशन था। उनसे कैसे मुलाकात हुई, आप कैसे जुड़े, या फिर कैसे आपको उन्होंने फिल्म ये मेरे ना थिएटर के मित्र थे, एक बड़े अच्छे कॉमेडियन भी थे, उनकी नुक्कड़ सीरियल में भी थे, काफ़ी फिल्मों में भी आपने देखा, अमृत पटेल जी। तब मेरा एक गुजराती प्ले आया था, वो चला नहीं था, तो मैं बड़ा उदास था, और तभी हिंदी सीरियल के लिए मैं कोशिश करता था। तब तो एक ही सीरियल थी, अब चैनल थी दूरदर्शन, जी जी और मेट्रो भी कुछ खुल गई थी, तो बड़े दिल्ली के धक्के खाता था। वो हिंदी गुजराती होने की वजह से हिंदी लेखकों को हिंदी लेखन में चांस नहीं मिलता था। जी जी तो मुझे कहा कि नुक्कड़ वापस बन रही है, तुम जाके लिखो, जी वहाँ बहुत राइटर की ज़रूरत है। तो मैंने कहा कि वो इतने बड़े हैं, कुंदन शाह और अजीज़ मिर्ज़ा, सईद मिर्ज़ा, वो मुझे क्यों काम देंगे। मैं गया ही नहीं। आप इसे इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स कहो या डर कहो, जो भी कहो, तो भी नसीब ये होता है ना कि हफ्ते के बाद वापस वो मिले। जी तो बोला आप मिलेंगे नहीं अजीज़ मिर्ज़ा को। मैंने कहा नहीं, मैं गया नहीं। बोला आपको नंबर दिया था। जी तो मैंने कहा यार मुझे ऐसा लगता है कि कहाँ मुझे चांस मिलेगा, तो अब भी फ़ोन करो। तो फ़ोन किया तो उन्होंने बोला आ जाओ मिलने के लिए बेटा। जी मैं गया, तो मैं उस बार फिर थोड़ा पक्का गया था तैयारी के साथ। तो वो सीरियल ना काफ़ी लोग मिल के बना रहे थे, जिसमें बड़े बड़े शेखर कपूर, गोविंद निलानी, श्याम बेनेगल, सईद मिर्ज़ा, अजीज़ मिर्ज़ा, कुंदन शाह, ऐसे बड़े बड़े लोग थे, उनकी कंपनी थी। तो उन सब के सामने मैंने 5-6 कहानी सुनाई। तो मैंने बोला ये तो मेरा पूरा सरकारी नौकरी में इंटरव्यू ज्यूरी बैठी है ऐसे हो गए।
तो उन सबको मेरा काम अच्छा लगा जो मैंने सुनाया। तो फिर वहाँ मुझे नुक्कड़ पार्ट 2 में मेट्रो पे जो आई थी उसमें लिखना शुरू हो गया। फिर वहाँ से जर्नी, फिर उन्होंने फिल्में भी लिखवाई मेरे से, मैंने मैक्सिमम काम उनके साथ किया। जी। यस बॉस, फिर भी दिल हिंदुस्तानी, शुरुआत में थोड़ी सी कहानी लिखी थी मैंने चलते चलते, बाद में मैं फिल्म से निकल गया था क्योंकि मेरी शूटिंग अपनी आ गई थी, तो उसमें मेरा थोड़ा योगदान था। फिर उसके बाद आई किस्मत कनेक्शन जी। उसका भी शीर्षक मैंने दिया था। तो आज तो किस्मत कनेक्शन नाम के तो बहुत सारे मैरिज ब्यूरो चलते हैं, मैंने वो नाम पेटेंट करवाया होता तो मैं बहुत पैसे कमाता। तो मैंने 4 पिक्चर उनके साथ की और बहुत उम्दा इंसान, बहुत अच्छे कलाकार, एक्टर भी रहे अजीज़ मिर्ज़ा साहब, और उनके पास एक म्यूज़िक की और फील गुड कॉमेडी जिसे कहते हैं, रोमांटिक कॉमेडी, उसकी बहुत अच्छी समझ। कॉमेडी की बात चली है तो एक कॉमेडी फिल्म की और चर्चा फिर भी दिल करेंगे। हिंदुस्तानी शाहरुख ने प्रोड्यूस की थी, पहली फिल्म थी उनकी एज ए प्रोड्यूसर। जी। पहले हम लोग रोमांटिक कॉमेडी बनाने वाले थे, हम लोग मतलब जूही और शाहरुख और अजीज पार्टनर थे। तो मैंने उनको ऐसे ही कहा कि आप इतने बड़े स्टार हो, जूही जी, शाहरुख जी, आप कुछ अलग क्यों नहीं करते, जी। आपको तो रिस्क लेना चाहिए। तो उन्होंने मेरे कहने पे रिस्क लिया और फिर भी दिल हिंदुस्तानी का मैंने आइडिया सुनाया। उस वक्त जो फिर भी दिल हिंदुस्तानी का मैंने जो आइडिया सुनाया, फिर स्क्रिप्ट लिखी, तो तब जो टेलीविज़न में न्यूज़ चैनल्स में जो वॉर शुरू हुई थी, जी जी जी, उस पर वो फिल्म थी। और किस तरह न्यूज़ बनते हैं, किस तरह न्यूज़ क्रिएट किए जाते हैं, किस तरह फेक न्यूज़ होते हैं। जैसे उसके पहले तो सरकारी माध्यम थे हमारे दूरदर्शन और आकाशवाणी, वहाँ पे तो झूठ चलता नहीं था जी। काफ़ी साफ सुथरा एक मध्यम स्वर में बात होती थी और एक नियंत्रण भी था। तो वहाँ जब प्राइवेट चैनल में न्यूज़ आने लगे तो वो भी न्यूज़ आइटम बनने लगे, सनसनी बनने लगे। तो उसके बारे में वो फिल्म थी। वो शुरुआत में नहीं चली, बाद में चली भी थी अपने दौर से बहुत। आज जो हम देखते हैं टेलीविज़न में, न्यूज़ में जो लोग चिल्लाते हैं, चीखते हैं, जो मजाक बन गया है, वो सब मैंने उस वक्त प्रेडिक्ट किया था। जी, मतलब आने वाले दौर को आपने जैसे आहट को देख लिया था महसूस कर कमर्शलाइजेशन, लिया जो था। व्यापारीकरण समाचार का जो हुआ, जिसने देश पे असर भी किया बहुत, तो वो उस फिल्म में था और बहुत लोगों ने पसंद की, उसके रिव्यूज़ अच्छे आए थे। शुरुआत में लोगों ने पसंद नहीं की थी, बाद में वो फिल्म चली थी, उसके गाने भी बहुत अच्छे थे। जी, खूब चर्चित हुई थी फिर भी और दिल उसका है टाइटल सॉन्ग हिंदुस्तानी। बहुत अच्छा था, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी का। आपकी फिल्मों की लंबी फहरिस्त में से अगर हम चुनना चाहें तो हमें भी मुश्किल हो रही है कि कौन सी फिल्म का जिक्र करें। यस बॉस का जिक्र किया है, कच्चे धागे, खूबसूरत, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, लव यू हमेशा, क्या दिल ने कहा, कृष्णा कॉटेज, जो बोले सो निहाल, पार्टनर, मान गए, मुगले आजम वगैरह वगैरह। यहाँ पर हम क्या दिल ने कहा का जिक्र करते हैं। एक हास्य प्रेम कथा है ये, और इसका निर्देशन आपने किया है। जी, मैंने एक साउथ की फिल्म थी, उसका रीमेक था, और मैंने तेलुगु फिल्म का, और एशा देओल की ऑलमोस्ट पहली फिल्म थी, तुषार की भी ऑलमोस्ट पहली फिल्म थी। तो मैंने खूबसूरत के बाद, मुझे वो सक्सेस के बाद वो फिल्म मिली थी, तो मैंने तेलुगु फिल्म की काफ़ी चेंजेस करके वो फिल्म, और हिमेश का पहला म्यूज़िक था ये, जो उन्होंने पूरी फिल्म पहली जो की हो स्वतंत्र, तो गाने मैंने लिखे थे और गाने बहुत चले थे उस फिल्म के। मुझे आज भी उस गाने के लिए लोग याद करते हैं। जिसमें एक गाना बहुत चला था, निकम्मा किया इस दिल ने, और वो उस ज़माने में 2002 में वो म्यूज़िक से वो फिल्म चली थी, काफ़ी सक्सेसफुल रही थी, नया हीरो नई हीरोइन होते हुए भी, और म्यूज़िक काफ़ी हिट था, इसलिए फिल्म भी बहुत चली थी। और उसमें पहली बार नया विचार था कि हम शादी नहीं करेंगे, सिर्फ साथ रहेंगे। तब तो लिव इन का इतना दौर भी नहीं था जी। तो एक क्रांतिकारी विचार था, बहुत लोगों को अच्छा भी लगा था, बहुत लोगों को नहीं भी लगा था। लेकिन उस पिक्चर में जो गाना था, निकम्मा किया इस दिल ने, जो मिर्ज़ा गालिब के शेर से प्रेरित या इंस्पायर्ड था, वो गाना आप सुनाइए, बहुत पॉपुलर गाना था। हम जिक्र कर रहे थे क्या दिल ने कहा इसी फिल्म का, तो हास्य प्रेम कथा को लिखना और निर्देशन करना कितना मुश्किल होता है, कितना चुनौतीपूर्ण होता है, क्योंकि आप इसके डायरेक्टर भी रहे। जी, खूबसूरत कर चुका था और मैंने काफ़ी फिल्में लिखी थी जिसमें मैं डायरेक्शन में वैसे इन्वॉल्व रहता ही था सेट पे, तो उतना मुझे मुश्किल नहीं रहता था, लगता था। लेकिन हास्य प्रेम कहानियाँ जो होती है फिल्में बनानी, जिसे फील गुड कहते हैं अंग्रेजी में, हल्की फुल्की रोमांटिक कॉमेडी, वो बनाना भारत में ही नहीं, विश्व भर में बहुत डिफिकल्ट है, मुश्किल है। क्योंकि उसमें क्या होता है कि आप जो लिखते हैं, आप जो बनाते हैं, उसके अलावा उसका अच्छा संगीत होना, संगीत तो भारत में होता है, फॉरेन में भी, उसमें कलाकार जो होते हैं उनका चार्म, उनकी केमिस्ट्री,
जी वो सब मिलना चाहिए। तो वो तलवार की धार पे चलने जैसा, कि वो उसमें ऐसा नहीं है कि हाँ ठीक है अच्छी बनी, ठीक है, ठीक वाली बात नहीं होती, जी जी। या अच्छी या बुरी है, या मौत, लोगों तक हाँ पहुंचे, हाँ, असर करे। उसमें डायरेक्ट मौत है, या आप आर या पार हो। जी तो सबसे एक्शन फिल्म में ऐसा नहीं है, ड्रामा में ऐसा नहीं है। जी। तो ड्रामा का अपना एक पावर होता है। आप अपनी माँ के बारे में बात करोगे, मैं अपनी माँ को याद करके रोऊंगा, तो वो इजी है। जी जी। इमोशनल चीज़ें इजी है, हंसाना डिफिकल्ट है, और उसके साथ रोमांस तो और डिफिकल्ट है। जी जी। तो उसका जो एमालगेमेशन, उसका जो मिश्रण करना होता है, वो एक आपके व्यक्तित्व में भी होना चाहिए, आपके कलाकारों में भी वो होना चाहिए, और कलाकारों में कन्विक्शन भी होना चाहिए। अगर कलाकार उस बात में बिलीव नहीं करेंगे तो बहुत ऊपर ऊपर का रह जाएगा। तो मुझे सौभाग्य से सब डायरेक्टर्स भी ऐसे मिले जो जिसने ऐसी फिल्म, राम गोपाल वर्मा, अजीज मिर्ज़ा जी और डेविड धवन। जी जी। और डेविड धवन ने भी मेरे साथ पार्टनर फिल्म मैंने लिखी। पार्टनर के डायलॉग्स बहुत पॉपुलर हुए, गाने भी पॉपुलर हुए। जी बिल्कुल। और उसमें एक टाइटल सॉन्ग था, वो भी अगेन गाने को सब और लिख रहे थे गीतकार। और जब पार्टनर टाइटल ऐसा था कि उस पर गाना बन ही नहीं रहा था, तो कहा अभी आप ही लिखो, जी आपने ही टाइटल दिया है तो आप ही बनाओ। और मुझे सबसे ज़्यादा तो मुझे पता है फिल्म में क्या है, और मैं गीत भी लिखता था। मेरे गीत काफ़ी हिट भी हुए थे। मोहब्बतें मिर्ची हिट हुआ था, कृष्णा कॉटेज के हिट हुए थे। तो मैंने कहा कि ठीक है लिखता हूँ। तो फिर मैंने डू यू वांट अ पार्टनर गाना लिखा, जी और वो भी बहुत चला। जी। उसमें मज़ा ये है कि शुरू होता है अंग्रेजी में, डू यू वांट अ पार्टनर, डू यू वांट अ पार्टनर, लव मी से। उसके बाद जो है एकदम शुद्ध हिंदुस्तानी गाना है, जी जी। दिल धड़क ये मोहब्बत, उड़ता जा रहे बेहिसाब तू। और उसमें प्रेम नगर की प्रेम नगर की प्रेम नगर का बड़ा कठिन रास्ता। जी और एक लाइन थी उसमें, लेकिन किंतु परंतु बंधु, ये किशोरदा बोलते थे। तो मुझे याद था ऐसा कुछ वो बोलते थे। तो मैंने उसको मीटर में लिखा, लेकिन किंतु परंतु बंधु, सामने वो आती है, मुंह में दिल में धड़कन, मुंह में जुबा, सांसें खो जाती है, समथिंग लाइक दैट। जी जी। तो वो गाना बहुत अच्छा था, आप सुनाएंगे तो बहुत मजा जी आएगा। बिल्कुल। अगर आपको याद हो, कुछ गुनगुनाते हो तो आप गुनगुना कर सुनाए। कभी मैं यूं ही सोचता हूँ, हेलो हाय हाउ आर यू से आगे कभी बढ़ सकता हूँ। उड़ती जुल्फे होठ शबनमी, उड़ती जुल्फे होठ शबनमी, रातें वो प्यार की, डा 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 डा, आशिका दुआ आशिकी, डू यू वांट अ पार्टनर, ओ पार्टनर, ऐसा था। जी खूब मकबूल हुआ था ये गाना, और हमें याद है कि विविध भारती से खूब बजाया जाता था। चित्रलोक प्रोग्राम अभी भी होता है, वो रात को प्रसारित होता है, उस समय सुबह प्रसारित किया जाता था, और ये गाना खूब बजता था। डेविड धवन से जुड़ी हुई कोई बात बताना चाहेंगे? कैसी केमिस्ट्री थी उनके साथ, कैसी दोस्ताना रिश्ता था, या बहुत मुझे डेविड धवन साहब से मिलवाया सलमान खान ने। सलमान खान की मैंने एक दो और भी फिल्में लिखी थी, और सलमान खान मुझे निजी रूप से मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं, और मेरी ह्यूमर और उनकी ह्यूमर बहुत मिलती जुलती है। बड़े बड़े मजाकिया है, मजाकिया कहते हैं, क्या कहते हैं हिंदी उर्दू में, मजाकिया, फनी, हाँ बड़े फनी इंसान है। और उनकी सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत टेढ़ी है, वो कभी सीरियस बात करते हैं, कभी ह्यूमर पता नहीं चलता, और अलग ही सोच है उनकी। तो उनके साथ काम मैंने बहुत किया, बहुत फिल्में की। शाहरुख के बाद सबसे ज़्यादा मैंने उनके साथ ही काम किया। जी तो उनकी एक फिल्म थी मैंने प्यार क्यों किया, जी तो वो शुरू हो चुकी थी, लेकिन वो लोग स्क्रिप्ट से कुछ खुश नहीं थे या कुछ था। तो मुझे सलमान जी मिले और उन्होंने कहा कि तुम फिल्म लिखोगे। और तब मैंने एक सीरियल प्रोड्यूस की थी जिसमें मुझे भारी नुकसान भी हुआ था, तो मुझे पैसे की ज़रूरत भी थी, पैसों की। तो मैंने कहा हाँ लिखूंगा। तो मुझे डेविड से मिलवाया। डेविड को पहले भी मिला था मैं, डेविड जी को, और अपने आप में बड़े कामयाब डायरेक्टर तो थे ही वो, अच्छे एडिटर भी है वो। तो मैं मिला, तो उसके पहले मैं 2-3 कहानियाँ सुनी थी, बात नहीं बनी थी। इस फिल्म की कहानी में फिर मैं बैठा, थोड़ा स्क्रीन प्ले में बैठा, और फिर डायलॉग्स लिखे, और बहुत अच्छी फिल्म थी मैंने प्यार क्यों किया। अंग्रेज़ी एक ड्रामा था, उससे एक विचार लिया था, और वो विचार से हमने फिल्म अपने हिसाब से बनाई थी। और वो इत्तेफाक ये था कि वो ड्रामा मेरे पिताजी ने भी गुजराती में किया था, जिसके सेट्स बनाए थे। जी तो मुझे पता था उसके बारे में, तो मैंने वो फिल्म लिखी। तो उसके साथ उनके साथ फिर वो रिश्ता जुड़ा, फिर पार्टनर लिखी, फिर रास्कल्स लिखी। उसके बाद अभी भी 1-2 फिल्म हम साथ में प्लान कर रहे हैं। डेविड जी से सीखना बहुत मिला, अच्छे डायरेक्टर तो है ही,
अच्छे एडिटर है, वो सीन को ना एक कागज़ पे ही काट लेते हैं कि क्या क्या ज़रूरी नहीं है। ओ, तो उनको वो मीटर की बहुत समझ है। मीटर जब कहता हूँ सिर्फ गानों का मीटर नहीं होता, बोलने का भी होता है, बातचीत का भी होता है। अब मैं आपको सिर्फ कहूँगा मतलब, तो उसमें सब आ गया। मतलब तुम कहना क्या चाहती हो, इतना बोलने की ज़रूरत बोलने नहीं की है। जरूरत नहीं, क्या बात तो है। इस तरह वो पंच जो होता है ना, वो पंच परफेक्ट बनाने में माहिर है वो। और वो इतने इजी डायरेक्टर है, वो कलाकार से काम भी अच्छी तरह निकाल लेते हैं। और लिखी हुई चीज़, शूट की हुई चीज़ वो ऐसे एडिट करते हैं कि पब्लिक कहीं बोर नहीं होती। जी जी तो वो कला जो उनमें है, तो इसलिए वो कामयाब डायरेक्टर है। जी। तो 3 फिल्में उनके साथ मैंने की। मैंने प्यार किया, क्यों किया, हाँ। पार्टनर और रास्कल्स। तो मैंने प्यार क्यों किया का भी गाना बहुत अच्छा है। मैंने तो लिखे नहीं थे, लेकिन अच्छे गाने थे उसमें। एक गाना था उसमें, जस्ट चिल, वो गाना आई थिंक आज की ऑडियंस को मज़ा आएगा। सलमान खान का जिक्र किया आपने, सलमान खान के साथ कौन कौन सी पिक्चरें की? मैंने की पहली फिल्म की थी, अ, उसका नाम बड़ा लंबा चौड़ा था, अभी याद एक आएगा तो मुझे। मैंने प्यार क्यों किया। मैंने प्यार क्यों किया सेकंड थी। पहले थी साउथ की रीमेक थी, कहीं प्यार न हो जाए। करेक्ट। एड फिल्म डायरेक्टर है कैलाश सुरेंद्रनाथ, वो मेरे मित्र हैं, सलमान के और शाहरुख के भी मित्र हैं। तो उन्होंने एक फिल्म बनाई थी लव यू हमेशा, जो मैंने लिखी थी। जी तो उस दौरान उनको मेरा काम पसंद आया था, और तब मेरी खूब फिल्में तो चल गई थी काफ़ी एज अ राइटर, और खूबसूरत रिलीज़ होने वाली थी, और गाने वाने अच्छे चलने लगे थे, तो फिल्म भी हॉट थी। तो सलमान ने मुझे मिलने बुलाया। मुझे बिल्कुल याद है, वो हम दिल दे चुके सनम का डबिंग कर रहे थे। जी। तो मिला, तो पहली मीटिंग हमारी, वैसे तो पहले बहुत बार मिले थे, तो पहली मीटिंग में हमारी ट्यूनिंग हो गई, दोस्ती ही होगी। उन्होंने कहा कि ये फिल्म तुम लिखो, साउथ की रीमेक है, और डायरेक्टर साउथ का है। तो लिखी थी कहीं प्यार न हो जाए। तो वो गाने हिमेश में ने गाने कुछ किए थे उसमें, और वो फिल्म भी अच्छी गई थी, और वो भी रोमांटिक कॉमेडी थी। बाद में उन्होंने मेरा नाम सुझाया इसके लिए, मैंने प्यार क्यों किया के लिए, एंड देन पार्टनर। उसके बीच में एक फिल्म थी प्रियदर्शन की, क्योंकि, जी बहुत अलग फिल्म थी और बहुत ही अच्छी फिल्म थी। उतनी कामयाब नहीं हुई थी, सलमान का बेहतरीन परफॉर्मेंस था। और एक सीन था जो नॉन स्टॉप 3 मिनट उनको बोलना था, संगीत क्या है, जी संगीत कोयल है, कोई संगीत ये है, संगीत वो है। वो उन्होंने पूरा याद करके एक सुर में एक टेक में किया था। जी जी अक्सर वो सीन तोड़ तोड़ के करते हैं, सलमान उस तरह मेहनत नहीं करते, अपनी स्टाइल में होते हैं। लेकिन उस सीन के लिए वो उसमें किरदार भी उन्होंने एक मानसिक रोगी का किया था। जी जी क्योंकि फिल्म बहुत अद्भुत फिल्म थी, प्रियदर्शन बहुत अच्छे डायरेक्टर। उसमें मैंने गाना लिखा था, वो आप सुनाइए तो बहुत मज़ा आएगा। वो भी गाना बन नहीं रहा था, कोई और लिख रहा था। तो हैदराबाद तक हिमेश को आना पड़ा था कि यार इस गाना अभी करना है, शूट यहीं करना है ऊटी जाके, तो अभी इसको जल्दी बनाना है, कैसे करें। तो मैं, डायरेक्टर सलमान साहब सब बैठे, और हमने, फिर मैं और हिमेश बैठे, ये सिचुएशन में ऐसा ऐसा है। वो भाग जाता है पागल खाने से, और वो सोचता है कि वो डॉक्टर के प्रेम में है, प्यार में है, और डॉक्टर के साथ भाग गया है वो, एक्चुअली डॉक्टर को लेकर फिर भाग जाता है वो। जी जी और मतलब इट्स, यू कांट लीव द असाइलम। आप अब जो पागल खाना इस तरह छोड़ के जा नहीं सकते। पागल खाना तो नहीं कहना चाहिए, जो भी इंस्टीट्यूट है, मेंटल इंस्टीट्यूट। और वहाँ वो गाना गाता है कि आज जिले एक पल में सौ जन्म। क्योंकि फिल्म का जिक्र आपने किया, लेकिन इसके गाने खूब चले थे, गाने खूब बजाए गए थे, विविध भारती से भी खूब प्रसारित किए गए थे। बाकी गाने भी बहुत अच्छे थे उसके, लेकिन ये गाना मैंने लिखा इसलिए मैं इसकी बात कर रहा हूँ। जी बिल्कुल। तो इस गाने को लिखना कितना मुश्किल था आपके लिए? क्योंकि मुश्किल था क्योंकि वो गाना बन नहीं, अगर एक एक मानसिक रोगी एक डॉक्टर को लेकर निकलता है बाहर, एक विद्रोही है एक किस्म का, और उसका स्वप्न है, और वो कुछ एक दिन गुजारता है, तो वो गाना नॉर्मल तो नहीं हो सकता, तो उसका तो कुछ स्वप्न ही है, ख्वाब है। तो फिर मैंने कहा कि फिर इसको रोमांटिक गाना ही बनाते हैं, जो उसके मन में है, जो बाद में तो वो बोल नहीं पाएगा। तो उसकी कल्पना की जो उड़ान होती है, तो वो मैंने बनाया, लिखा, और उसी वक्त हिमेश जी ने ट्यून बनाई जी, और रिकॉर्ड किया गया, और बहुत चला वो गाना। हम आपसे संजय जी जानना चाहते हैं, गानों की भी लंबी फहरिस्त है। कृष्णा कॉटेज फिल्म के गाने आपने लिखे, उस फिल्म से कई गाने उसमें लिखे आपने, जी। तो उससे जुड़ी हुई कोई यादगार घटना बताना चाहेंगे? यादगार घटना तो यही है कि मैं
एकता कपूर जी से पहचान हुई थी, तुषार क्या दिल ने कहा में थे इस वजह से, और वो गाने बहुत चले थे। तो एकता जी ने कहा कि आप इस फिल्म के गाने लिखिए, और उसमें सोहेल खान भी थे उसमें, हाँ संजय विल राइट। मैंने कभी अनु जी के साथ काम नहीं किया, अनु कपूर से, अनु मलिक के साथ कभी काम नहीं किया जी मैंने कभी अनु मलिक के साथ काम नहीं किया था, तो मैं पता नहीं कैसे होगा क्या होगा, इतने बड़े संगीतकार है। जतिन ललित के साथ मैंने काफ़ी काम किया, क्योंकि मैंने काफ़ी फिल्में लिखी भी। हिमेश मेरी उम्र के थे और गुजराती और जानता भी था पहले से। जी अब रही बात अनु जी, तो अनु मलिक जी तो बहुत सीनियर है, तो मैं गया, लेकिन वो भी बड़े मस्त आदमी, तो उन्होंने ट्यून बोला तुम लिखो एक, मुझे आइटम चाहिए कुछ, तो मैंने आइटम बनाया जी बिंदास। तो हाँ, ये बिंदास वर्ड पे बनाता हूँ, एंड ही मेड अ ट्यून, और फिर अंतरे बनाए, और वो गाना होली वगैरह में बहुत चलता है वो गाना, जी 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 डिस्को में भी बहुत चलता है वो गाना। मेरा अच्छा नसीब ये है कि मैंने एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर, एज अ राइटर बड़े बड़े गीतकारों के साथ काम किया। जी जैसे मजरू साहब के साथ मेरी काफ़ी मुलाकात हुई, आनंद बख्शी जी के साथ बहुत काम किया एज अ राइटर, एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर। तो मैंने उन सब से कुछ ना कुछ सीखा गीतकार जी के नाते, कि कैसे वो करते थे, कैसे सिचुएशन संभालते थे, कैसे शब्द से खेलते थे, कैसे वो ट्यून में घुल मिल जाते थे। तो वो सारी शिक्षा मुझे काम आई। जी उनसे मुलाकात हुई है मजरू साहब से और मजरू आनंद साहब बख्शी तो साहब से? मुझे बहुत मानते थे, बेटा ही मानते थे। मैं उनकी आखिरी दौर में एक दो फिल्में जो थी मैंने लिखी थी, उनके संवाद में लिखता था। जी तो मजरू साहब को मैं घर पे भी छोड़ने जाता था, उनकी उम्र हो गई थी, और बहुत ही इमोशनल और बहुत ही साहित्यिक किस्म के इंसान थे। और एक फिल्म थी 1 2 का 4 मैंने लिखी थी शाहरुख की, उसमें रहमान साहब का म्यूज़िक था। अब बात यह है कि रहमान साहब को बिल्कुल हिंदी और उर्दू नहीं आती, जी और मजरू साहब को अंग्रेज़ी तो आती है, लेकिन अंग्रेज़ी में आप शायरी कैसे बयां करोगे, और वो तो शुद्ध शायर गीतकार, और उन्होंने एक ट्यून दी, और वो अच्छा दूसरा, मजरू साहब बड़े डिसिप्लिन। रहमान साहब म्यूज़िक करते हैं रात को 12 बजे, जी ये सुना है। तो उनको तो 10 बजे सोने की आदत मजरू साहब को। तो मैं बीच में इंटरप्रेटर या दुभाषिया बन के गया था एज अ राइटर। तो डायरेक्टर ने कहा आप तुम जाओ संभाल लो सिचुएशन। तो मेरा तो सौभाग्य है कि इन दोनों बड़े आदमियों के साथ बैठने को मिल रहा है मुझे। और रहमान के साथ तो 2 पिक्चरें की थी मैंने, दौड़ और रंगीला, तो वो जानता था मुझे, जानते थे। लेकिन मजरू साहब के साथ मैंने पहली फिल्म की थी, इसके अलावा भी 1 आध 2 फिल्म की थी, लेकिन ऐसे काम करना, उनको इससे गाना लिखवाना वो मुश्किल। जी पापा नहीं, मेरे दादा किस्म के, और सबके दादा 1943 से जो गाना लिख रहे हैं, मतलब 2001 की बात थी ये, 2 या 1 की। तो ले गया उनको मद्रास, तब का चेन्नई है, मतलब जो भी नाम है। तो रात को तो बहुत परेशान कि अब कब आएगा, कब मुझे ट्यून दो फटाफट, क्या करना है बताओ। मेरा सर थोड़ा रुक गया, फिर उनसे मैंने बातें की, फिल्मों की पुरानी बातें, ये वो। रहमान साहब आए जी, उन्होंने एक तमिल गाना सुनाया, जी बहुत अच्छा गाना था, और उसके बोले इस मीटर पे लिखना है। तो मैंने कहा ये सिचुएशन, ये सब सिचुएशन की बात तो अंग्रेजी में हुई उन दोनों के बीच में, अब ये गाना है। तो गाना ऐसा कुछ था, तमिल श्रोता हो तो माफ़ करना, मैं सिर्फ मीटर के लिए बोल रहा हूँ कि ऐसा कुछ आड़ा टेढ़ा कुछ था। तो मजरू साहब ने कहा आप इसको लिखो हिंदी में पहले। तो मैंने कहा इसको क्या, तो मैंने लिखा जो भी था, जितना समझ में आया तमिल शब्द तो लिखे मैंने, जितना कान में पड़ा। तो उन्होंने गिना मीटर ऐसा और बोला लिखो कि तिरछी नज़रों से न देखो आशिके दिलगीर को, कैसे तीरंदाज हो सीधा तो पकड़ो तीर को। क्या बात है। तो वो गाना था कि सोना नहीं चांदी नहीं, या आई एम सॉरी शायद गाना था वो, उसमें कैसे तीरंदाज हो सीधा, तिरछी नज़रों से न देखो आशिके दिलगीर को, कैसे तीरंदाज हो सीधा तो पकड़ो तीर को। क्या बात है। संजय जी, हमें बताइए, आनंद बख्शी साहब से भी आपकी मुलाकात हुई, मुलाकात की क्या याद है, और उनके किसी गाने का जिक्र करना चाहेंगे जो आप? आनंद बख्शी साहब को तो मैं जब असिस्टेंट था तब मिला था मैं 91-92 में, जब मैं रमेश तलवार साहब को असिस्ट कर रहा था, और साहिबा पिक्चर के गाने वो लिख रहे थे, और शिव हरि का म्यूज़िक था, और संजय दत्त, ऋषि कपूर और माधुरी, मैं तो तीसरा असिस्टेंट था। और उस वक्त तो मैंने कुछ लिखा भी नहीं था, और हमें तो स्क्रिप्ट को छूने की भी इजाज़त नहीं थी। वो दौर थोड़ा ऐसा था कि भाई
हिंदी वाले थोड़े हैं, मतलब उस तरह का था। और था भी बहुत यंग था, मैं कॉलेज से निकला था, तो मुझे क्यों कोई सीरियसली लेता भी। तो रमेश तलवार साहब की बड़प्पन थी कि उन्होंने मुझे असिस्टेंट भी बनाया। और तो मैं सिटिंग में जाता था तो सुनता था उनकी बातें, किस तरह सिचुएशन पे वो गाने बनाते थे। ये वो एक बार ऐसा हुआ कि रिकॉर्डिंग होने जा रही थी जी और मैंने कान में रमेश तलवार डायरेक्टर को कहा कि सर, आपने जब गाना बन रहा था तब कहा था कि ये जो हीरो की एंट्री है, ऋषि कपूर की एंट्री है फिल्म में, जी उसका परिचय है इन अ वे, जी और उसमें ये बताना है कि ये लड़का, ये जो व्यक्ति है वो अनाथ है, जी लेकिन वो गाने में नहीं आ रहा है जी जो बात आनी चाहिए थी। जी तो आनंद बख्शी साहब ने सुन लिया, मैं क्या कह रहा है लड़का, क्या कह रहा है। तो मैंने ये कहा कि ये अनाथ वाली बात इस गाने में आ नहीं रही है। जी तो मैंने डरते डरते कान में कहा, तो बख्शी साहब समझ गए कुछ चल रही है बात। तो क्या कहा है लड़के ने। तो मैंने कहा कि नहीं सर, कुछ नहीं मैं तो डर गया। जी तो बड़े पहाड़ी ऐसे फौजी किस्म के इंसान थे और आवाज़ भी बड़ी बुलंद जी और साक्षात आनंद बख्शी, तो हम क्या कहें। जी और डायरेक्टर ने भी कहा नहीं कोई बात नहीं, वो तो बाद में हम सीन में ले लेंगे, रिकॉर्डिंग करते हैं, क्योंकि गायक बैठे हुए हैं। तो नहीं, बताओ क्या कहा। तो फिर मैंने कहा डरते डरते कि ऐसा इसमें आना चाहिए था, लेकिन हम आगे सीन में कहीं कर लेंगे। तो नहीं, 2 मिनट रुको। बाहर गए स्टूडियो के, जैसे ये स्टूडियो है रिकॉर्डिंग, बाहर गए, एक सिगरेट जलाई, सोचा और बोला ये लाइन लिखो। वो लिखवाते थे क्योंकि वो उर्दू में लिखते थे। जी जी तो बोला लिखो बेटा, पेन से लिखवाया ऐसा पेपर पेन पे। तो वो गाना था बांसुरी ये बांसुरी नहीं बांसुरी, ये है मेरी ज़िंदगी। बहुत अच्छा पहाड़ी फोक शिव हरी जी ने म्यूज़िक दिया था। आई थिंक हरिहरन ने गाया था, बांसुरी ये बांसुरी नहीं बांसुरी, ये है मेरी ज़िंदगी, ऐसा गाना था। तो उसमें उन्होंने एक लाइन ऐड की सिर्फ, जिसमें वो डायरेक्टली नहीं कहते कि लड़का अनाथ है या व्यक्ति अनाथ है। वो कहता है आई नहीं कभी कोई चिट्ठी मेरे नाम की। क्या बात है। और गाना कहाँ से कहाँ पहुँच गया। जी तो जी वो उन्होंने ऐड करवाया और गाना हरिहरन साहब ने गाया और ऋषि कपूर साहब पे वो फिल्माया गया फिल्माया गया। बहुत अच्छा गाना था वो। साहिबा फिल्म के तो सारे गाने चले थे, मेरी साहिबा, और बहुत ही अच्छा एक फोक म्यूजिक था। ओ मेरी साहिबा। संजय जी, जो बोले सो निहाल 2005 की फिल्म, पार्टनर का जिक्र किया आपने, 2007 में आई थी, किस्मत कनेक्शन, और भी बहुत सारी फिल्में हैं, लंबी फहरिस्त है जिसकी हिंदू कहानी सरकार। आपने लिखा जी। और सरकार के बारे में आपने बहुत सारी यादें भी साझा की है, हमने देखा सोशल मीडिया पर, बहुत वायरल भी हुआ है। वो इमरजेंसी के बारे में फिल्म थी, तो वो संभल के भी लिखनी थी और उसके संवाद मैंने लिखे थे, बहुत ही अच्छे संवाद थे जी और बहुत ही अच्छी फिल्म। मधुर भंडारकर साहब के साथ तो मेरी पहले से, या रंगीला में वो असिस्टेंट थे राम गोपाल के, जी तो तब से दोस्ती। फिर दिल तो बच्चा है लिखी उनके लिए मैंने, हीरोइन फिल्म का टाइटल सॉन्ग लिखा वो अगेन। जी बाकी सारे गाने किसी और ने लिखे थे, हीरोइन टाइटल पे गाना नहीं बन रहा था, तो मेरे पास आए। लिखी भी फिल्म किसी और ने थी, संजय हीरोइन गाना मुझे बना के दे, तो मैंने हीरोइन पे लंबा गाना लिखा जी पोस्टर के जंगल में, और पूरा गाना लिखा जी बिस्तर की सिलवट में, तन्हा सी रहती हूँ मैं हीरोइन हूँ। और वो गाना फिर सलीम सुलेमान जी ने अच्छा कंपोज किया और करीना जी पे वो शूट हुआ और बहुत चला वो गाना। तो एक गाने की झलक तो ज़रूरी है सुनवाना। पोस्टर के जंगल में, मेकअप के दलदल में, मैं हीरोइन हूँ। और बहुत अच्छा गाना गाया था, आई थिंक अदिति ने गाया था वो गाना, करीना जी पे शूट हुआ। संजय जी, ये गानों की बातें हुई, हम ये जानना चाहते हैं कि आप की निर्देशित बहुत सारी फिल्में हैं, गाने बहुत सारे लिखे हैं, कहानी जो जिनमें कहानी है आपके, तो ये कितना मुश्किल होता है। डायरेक्टर कोई और होता है, कथाकार आप होते हैं, इसमें किस तरह के चैलेंज होते हैं। हाँ, मुश्किल तो होता है, थोड़ी खींचातानी भी होती है, लेकिन जिसका पलड़ा भारी होता है, जो कन्विंस कर सकता है, वो जो मनवा सकता है अपनी बात, वो मनवा लेता है जी। और आप मनवा लेते हैं। मैं मनवा लेता हूँ। और इसमें बहुत बार एक्टर जो होता है उसका भी से होता है जी। और हमारी फिल्म लाइन में एक बात बड़ी प्रचलित है, ऐसे मजाक में कहते हैं कि भाई जिसकी लास्ट फिल्म हिट हो उसकी बात सही है।
क्या बात है। ये जंगल का राज है हमारा। हाँ बिल्कुल। और ये भी है, प्रतिभा भी मायने रखती है कि हाँ, आपका बॉडी ऑफ वर्क, आपने जो काम किया है वो कितना काम किया है, उससे भी बहुत लोग आपको गंभीरता से लेते हैं। जी। और ये एक फिल्म थी पंजाबी शादी, पटेल की हाँ, जो पंजाबी मेरी शादी। आखिरी रिलीज हुई थी कोविड के पहले, उसमें मैंने गुजराती पंजाबी कल्चर के बारे में, और मेरे दोनों फेवरेट एक्टर, ऋषि कपूर ने पंजाबी का रोल किया था और परेश ने किया था, परेश रावल ने गुजराती का। जी उसके गाने भी बहुत अच्छे थे, ललित ने बनाए थे गाने, जी। और बहुत गाने भी उसके चले थे, डांडिया सॉन्ग भी चला था। और उसमें एक गाना तो बहुत ही चला था, अखा मिलावे यूं घड़ी घड़ी घड़ी। वो गाना अभी के तो काफ़ी मशहूर स्टैंड अप कॉमेडियन जो है वीरदास, उस पर, और नई हीरोइन थी पायल घोष, उस पर पिक्चर आ गया था, फिल्माया गया था। हम पिक्चर आ गया गुजराती में बोल देते हैं, फिल्माया गया था वो गाना। और एक गाना था जो पूरा शूट नहीं हुआ था किसी वजह से, वो था पार्टी सॉन्ग, सिट्टी मार मुंडिया मार सिट्टी मार, जी जो दलेर मेहंदी साहब ने गाया था। जी। संजय जी, अपने श्रोताओं को बता दें कि संजय जी एक लेखक भी हैं, गीतकार भी हैं और निर्देशक भी हैं और कॉलमिस्ट भी हैं, कॉलम भी लिखते हैं इन दिनों, कॉलम लिख रहे हैं। और किताब के बारे में भी बताना चाहते हैं कि आपकी किताब गुजराती में पोस्टर आई थी जिसे मेरी आप। मेरी 12-13 पुस्तक मेरे आ चुके हैं। उसमें से 10-11 पुस्तक तो मेरे आर्टिकल्स के कलेक्शन है। जी उसमें से एक गमता चेहरा, यानी कि चहीते चेहरे, जो मैंने कुछ व्यक्तियों के व्यक्ति विशेष पे लिखे हैं, जिसमें मजरू साहब के बारे में है, जिसमें राजेश खन्ना के बारे में जिनके साथ मैंने काम किया, अच्छा। शाहरुख के बारे में है, ऐसे अलग अलग व्यक्तित्व के बारे में है। तो उसको, और मेरी कहानी संग्रह पोस्टर, उसको महाराष्ट्र साहित्य अकादमी का अवार्ड मिला। महाराष्ट्र राज्य का साहित्य अकादमी हाँ, पुरस्कार। महाराष्ट्र राज्य साहित्य अकादमी, गुजराती साहित्य अकादमी। और अब वो हिंदी में भी संग्रह आने जा रहा है पोस्टर के नाम से। जी। और कॉलम लिख रहे हैं, कहाँ पर लिख रहे हैं, मैं किस? दिव्य भास्कर अखबार में कॉलम लिखता हूँ, पिछले 14-15 साल से लिखता हूँ। हफ्ते में 2 बार आती है, बहुत पॉपुलर है। मतलब ऐसा हुआ है कि गुजरात में बहुत लोगों को पता नहीं था कि मैं गुजराती हूँ। जी। बहुत लोग मुझे हिंदी में बात करते थे, बाद में उसकी वजह से मुझे लेक्चर्स के लिए लोग बुलाने लगे और सीरियसली भी लेने लगे, और उनको पता चला कि मेरे में गुजराती की भी टैलेंट है। जैसे मैंने गुजराती कहानियाँ बहुत लिखी, लेकिन गुजराती कहानियाँ पढ़ने वाले वर्ग सीमित होता है। तो कॉलम की वजह से मुझे बहुत वाइड ऑडियंस या रीडरशिप मिली, और बहुत पॉपुलर कॉलम है अंदाज़े बयां और राग बिंदास, जो संडे को और बुधवार को आती है। जी जी। एक लेखक, एक निर्देशक और एक गीतकार, एक कॉलमिस्ट, संजय छेल खुद को कहाँ पाते हैं? कौन सा पसंद है किरदार? मैं खुद को कहीं नहीं पाता हूँ। हर जगह मुझे लगता है कि मैं अभी भी बहुत कुछ करना, और ये मैं कोई मॉडेस्टी या कोई नम्रता की ढाल लेके बात नहीं कर रहा हूँ। बहुत कुछ हासिल करना था, कर नहीं पाया, अभी करना है। लेकिन मैं गाने लिखता हूँ तब मुझे बहुत मज़ा आता है, क्योंकि उसमें कोई बर्डन नहीं होता। डायरेक्शन में मेहनत बहुत करनी पड़ती है, फिजिकल मेहनत, 100-200 लोग को लेके चलना पड़ता है, एक्टर्स को संभालना, प्रोड्यूसर को संभालना, पैसे इन्वॉल्व होते हैं, एक वक्फे में फिल्म कंप्लीट करनी होती है, और सारी जिम्मेदारी आप पे होती है, सब आपको सवाल पूछते रहते हैं। जी जी। और लेखन में तो मेरे लिए बहुत आसान है संवाद लिखने, स्क्रीन पे लिखना, क्योंकि मैंने इतनी फिल्में लिखी है। मेरी एक फिल्म का जिक्र करना बहुत ज़रूरी है। वो बहुत अच्छे कैमरामैन है साउथ के और बम्बई के, संतोष शिवन जी। उन्होंने एक फिल्म बनाई थी चिल्ड्रंस फिल्म के लिए, सोसाइटी के लिए, बाल चित्र विभाग कहते हैं उसको, जी जी। भारत का जो है नेशनल समथिंग चिल्ड्रंस फिल्म एसोसिएशन, उसके लिए बनाई थी हेलो। जी। हेलो का मतलब हम जो टेलीफोन का हेलो कहते हैं वो नहीं, हेलो यानी ईश्वर के पीछे जो आभा होती है ना, जी जी। जो एक सुवर्ण वर्तुल होता है, हेलो। तो वो हेलो नाम का एक कुत्ता है, और कुत्ता खो जाता है एक बच्ची का, और उस पर वो फिल्म थी। और क्या वो बात है। अनाथ, मतलब माँ नहीं है उस बच्ची की, और वो शहर में ढूंढती है, शहर में दंगे चल रहे हैं, और कैसे वो बच्ची कुत्ते को कहाँ पाती है, और वहाँ से वो वापस नहीं ला सकती, क्योंकि वो ऐसी व्यक्ति के पास कुत्ता है जिसे उस कुत्ते की ज़्यादा ज़रूरत है। तो उसको नेशनल अवार्ड मिला था। तो मुझे, मेरा वो सौभाग्य कि नेशनल अवार्ड भी मिला उस फिल्म को। उसमें एक गाना लिखा था,
मेरा गाना है बहाना, हेलो हेलो का तराना, वो बच्चों में बहुत पसंद किया गया था और फिल्म एकमात्र फिल्म है जो थिएटर में लगी थी बच्चों की और चली थी। और अब इस बातचीत का आखिरी पड़ाव आ चुका है, हालांकि बातचीत लग रहा है कि और भी बहुत सारी बातें आपसे करनी है। टीवी सीरियल्स का जिक्र कीजिए, आपके बहुत सारे टीवी सीरियल्स भी बड़े चर्चित हुए और आपने लिखे भी हैं। और मैंने काफ़ी 25-30 सीरियल लिखी, क्योंकि सीरियल में पैसे बहुत मिलते हैं, सबसे बड़ी बात घर घर पहुंचने को मिलता है। मैंने शुरुआत की नया नुक्कड़ पार्ट 2 जो मेट्रो में आई, फिर मेट्रो के लिए काफ़ी फिल्म्स टॉप 10 वगैरह लिखी मैंने। फिर मैंने बहुत सी सीरियल, अभी तो नाम भी याद नहीं है। फिर मैंने कृष्णा बेन खाखरा वाला लिखी, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, उसमें कुछ एपिसोड लिखे। फिर लास्ट मेरी जो सीरियल आई थी, आखिरी आई थी, वो थी 7 फेरों की हेरा फेरी, सोनी टीवी पे, वो भी सब टीवी पे वो भी चली थी। फिर सोनी टीवी पे मेरी 1-2 सीरियल आई थी, उसमें से एक थी ये उन दिनों की बात है, वो काफ़ी पॉपुलर हुई जी। हमारी बहू मालिनी है ये। हाँ, वो उसमें मुझे श्रीदेवी जी के साथ काम करने का मौका मिला जी, सहारा टीवी पे, और उनसे भी बहुत सीखने को मिला। वो अपने आप में एक अलग ही प्रतिभा थी। वो जी। कैमरा ऑन होते ही कुछ अलग हो जाती थी और कैमरा ऑफ होते ही एकदम शांत सौम्य। उनसे डिसिप्लिन, कंसंट्रेशन जो सीखने को मिला, वहाँ तक कि अगर चालू शॉट में पीछे उनके पीछे कोई 10वीं लाइट भी बंद हो जाए स्टूडियो में, तो वो कहती थी वहाँ पीछे एक लाइट बंद हो गई, और हमको ध्यान नहीं होता था क्योंकि हम उनको देख रहे होते थे। तो वो अपने आप को बाहर निकल के देख सकती थी जी। बड़ी गिफ्टेड आर्टिस्ट थी जी जी, महान प्रतिभा थी। एक सीरियल था हिटलर दीदी। हिटलर दीदी मैंने लिखी थी, वो भी बहुत चली थी जी पर। हाँ। वो मज़ा आया क्योंकि उसकी एक्ट्रेस भी बहुत कमाल की थी और उसने जो एक कैरेक्टर पकड़ा था। तो कभी कभी क्या होता है कि एक तीखा और कड़वा रस भी मज़ा आता है ना, तो मैंने उसका भी मज़ा लिया। जी। अभी भी 1-2 सीरियल लिख रहा हूँ मैं, वेब सीरीज़ कुछ लिख रहा हूँ, नाम तो नहीं कह पाऊँगा अभी बिकॉज आई नहीं है। एक अगली फिल्म प्लान कर रहा हूँ विच इज़ फीमेल सेंट्रिक सोशल थ्रिलर है जी। एंड भगवान ने चाहा तो 25 में शुरू हो जाएगी। कोविड के बाद थोड़ा डिफ़िकल्ट टाइम रहा क्योंकि फिल्में चलनी कम हो गई, बननी कम हो गई। पुरानी जो थी वही सब अभी लग रही है जो पहले बनी हुई थी। वैसे ही सीरियलों में भी हुआ, तो सारे माध्यम पे असर हुआ है। जी। ओटीटी के आने के बाद किस तरह का बदलाव आपको लगता है कि अच्छा हुआ या नहीं, फ़र्क तो पड़ा है, ओटीटी से फ़र्क पड़ा है। अब ओटीटी में लोग कुछ भी देख लेते हैं, काफ़ी अलग अलग विषय देखने को मिलते हैं जो फिल्मों में नहीं बनते हैं। और रोमांटिक कॉमेडीज बंद हो गई, म्यूज़िक का बहुत पतन हुआ। पतन तो नहीं कहूँगा, बदलाव आया। अब वो यादगार गाने बनते नहीं, जो यादगार गाने वो रिमिक्स होते हैं। मेरे ही कितने गाने रिमिक्स होते हैं, याद नहीं रहते खास तौर से। हाँ, पुराने गाने आपको याद हो जाते हैं। तो वो म्यूजिक, और अब क्या होगा कि एक फिल्म में 6 गाने हैं तो 12 म्यूजिक डायरेक्टर है और 14 लिरिसिस्ट है। पहले होता था कि एक जावेद अख्तर का एक एल्बम है, मजरू का एल्बम है, आनंद बख्शी का एल्बम है, या संजय छेल ने सारे गाने लिखे हैं। मैं तो बहुत छोटा इंसान हूँ, वैसे समीर साहब के गाने हैं। तो एक फिल्म की भी एक पहचान बनती थी गानों से। और एक ही म्यूजिक डायरेक्टर है, हिमेश रेशमिया है, जतिन ललित है, अनु मलिक है, नदीम श्रवण है, AR रहमान है। तो फिल्म कैसे, अब तो क्या ऊर्जा पुर्जा उसका हो गया कि आप ये एक गाना बना रही है, ये भी एक गाना बना रहे, जो लगा आ गया, जोड़ तोड़ जो बन गया। अब ये समय की मांग भी होगी। मैं थोड़ा, मुझे लगता है कि 1-2 व्यक्ति ही डिपार्टमेंट से जुड़े तो उसमें एक डिसिप्लिन, उसमें एक एकात्मता, एक क्या कहते हैं, एक डिसिप्लिन आती है, वरना बिखर जाती है बात। जी बिल्कुल। और हर कोई लेखक है, हर कोई गीतकार है, हर कोई फिल्म मेकर, हर कोई एक्टर, तो ऐसी भीड़ में थोड़ी मुश्किल तो पैदा होती है। ऑफ कोर्स सबको चांस मिलना चाहिए, ऑफ कोर्स किसी की बपोती नहीं है जी। लेकिन भले नया आदमी हो, भले नया कलाकार हो, लेकिन एक हो जी, तो एक सातत्य जो कहते हैं, जो एक धारा होनी चाहिए। बिल्कुल। और लिखने के लिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है, जबकि पढ़ना कम हो रहा है आजकल। जिस किसी से बात किया जाए तो ऐसा लगता है कि पढ़ने की श्रृंखला कम हो रही है। आप बताइए। टेलीविज़न पर भी हुआ है, टेलीविज़न न्यूज़ भी इतने अविश्वसनीय या शोरगुल वाले हो गए हैं, सीरियलें भी एक सी बनती है, और सबसे बड़ी बात है जो हाथ में मोबाइल फ़ोन आ गया, टच फ़ोन, तो उसमें इंस्टाग्राम कहो या ये स्टोरी कहो, वो स्टोरी, यूट्यूब, तो जो लोगों की मनोरंजन की, कहानियों की, गानों की जो भूख है वो उंगली दबाते मिल जाए। आपको हनुमान चालीसा भी मिल जाएगी, आपको गज़ल भी मिल जाएगी, और आपको गाना भी सुनने को मिल जाएगा, आपको आयुर्वेद पे भी बात मिल जाएगी, आपको रोमांस का भी मिल जाएगा। अच्छी बुरी सब बातें आपकी एक उंगली के इशारे पे आपको मिल जाती है।
तो आपका जो मनोरंजन का टाइम है, समय है आपके जीवन का, वो सारा उसी में बीत जाता है। जी, तो आपकी वो भूख खत्म हो जाती है। इसलिए पढ़ना बिल्कुल कम हो पढ़ना गया। तो सबसे आप वैसे भी कम था। आप किन लेखकों को पढ़ते हैं अभी भी, और किन लेखकों को पढ़ा है? मैं तो बहुत कुछ पढ़ता रहता हूँ। मैं अंग्रेजी में बहुत पढ़ता हूँ, हिंदी में पढ़ता हूँ, मैं गुजराती तो काफ़ी पढ़ चुका हूँ मैं। और अपना तो खुद का लिखा हुआ दोबारा पढ़ा नहीं जाता तो मज़ाक कर रहा हूँ मैं। लेकिन हिंदी में शरद जोशी को मैं बार बार पढ़ता हूँ। अब फिलहाल में शरद जोशी हिंदी के जो महान साहित्यकार हैं, व्यंग्यकार हैं, उनकी रचनाओं का अनुवाद भी कर रहा हूँ मैं। क्या वो भी मेरी एक कॉलम चल रही है, क्योंकि मुझे लगता है गुजराती में शरद जोशी इतने आए नहीं हैं। और मुझे ऐसा तो बेअदबी माफ़, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं थोड़ा बिंदास कह सकता हूँ कि मुझसे अच्छा शरद जोशी गुजराती में कोई कर नहीं सकता। क्या अनुवाद। बात है, क्योंकि बहुत सारी बधाइयाँ। मैं भावानुवाद उसका करता हूँ। और शरद जोशी जी की सुपुत्री जो है नेहा शरद, जो अपने खुद ही कलाकार है, वो मेरी मित्र है। तो उनको मैंने कहा कि मैं करूँ, तो क्या हाँ करो। मैंने एक दो करके दिखाए भी, ताकि उनको अन्याय ना हो। वो इतनी बड़ी हस्ती है, तो फिर मैंने थोड़ा बहुत बदलाव करके वो मैं करता हूँ। और शरद जोशी के आत्मा को कहीं ठेस न पहुंचे, उनकी लेखन की आत्मा को उस तरह। बिल्कुल। और उसकी भी किताबें अगले साल आ जाएगी, शरद जोशी स्पीकिंग एंड वाह शरद जोशी वाह। जी, दरअसल शरद जोशी एक ऐसे कालजयी व्यंग्यकार हैं। फिल्में कितनी अच्छी लिखी, दिल है कि मानता नहीं, जी, फिर उत्सव, फिर सीरियल है ये जो है जिंदगी। शरद जोशी तो अपने आप में बिल्कुल। एक कॉलम आता था प्रतिदिन, आपको याद होगा, मुझे तो उसका इंतजार होता था और सबसे पहले आखिरी पन्ने पर हम जाते थे कि पहले वो मैं शरद अक्सर जोशी का। प्रतिदिन से ही अनुवाद करता हूँ, क्योंकि उसकी लेंथ भी बहुत नपी तुली होती है। और मज़े की बात है कि उस वक्त भी रास्तों पे जो खड्डे होते थे उसकी बात है, तब भी महंगाई की बात थी, तब भी भ्रष्टाचार की, और आज भी वही है। तो वो कालजयी है। जी, जी। चलते चलते हमारे उन श्रोताओं से कुछ कहना चाहेंगे जो सिनेमा की दुनिया में आना चाहते हैं या फिर आ चुके हैं, तो उन्हें किस तरह की तैयारी मांगती है, बताइए। मैं तो कहूँगा कि बहुत मुश्किल विधा है, बहुत ही डिफ़िकल्ट प्रोफेशन है। जो कोई आए वो तैयारी कर कर आए। तैयारी, मैं ये नहीं कहता हूँ कि सबको इंस्टीट्यूट में जाना चाहिए, फिल्म इंस्टीट्यूट में या एनएसडी में, लेकिन बहुत सारी फिल्में देखें। आज तो बहुत आसान है, यूट्यूब पर या ओटीटी पर, इंटरनेट पर तो बहुत सारी फिल्में देखें, हिंदी, अंग्रेज़ी, यूरोपियन। बहुत पढ़ें, लिख के दोस्तों को सुनाएं, अपना काम मांझें, अपने काम को सुधारें। और नाटक, कहानी, गीत करते करते किसी को असिस्ट करना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप फिल्म के सेट पे जाके काम नहीं करोगे, आपको फिल्म का माध्यम समझ में नहीं आएगा। जी, और आपके पास पैसे हो, 3-4 साल स्ट्रगल करने के लिए रोटी और छत हो, तो अब ही बम्बई आके, या कोई मित्र हो, तो या ही आपका पति या आपकी पत्नी अच्छी कमाती हो, जी, जी, या आपके माँ बाप कुछ हेल्प कर सके, या कोई मित्र, तो ही। बहुत मुश्किल बहुत शहर है, कठिन डगर है। कठिन डगर है पनगढ़ की। और यहाँ ये इंडस्ट्री भी बड़ी कठिन है। तो किसी को मैं सब्ज बाग, किसी को सपना दिखाऊंगा नहीं। सपना हर एक को देखना चाहिए, लेकिन खुली आंखों से देखना चाहिए। बिल्कुल मुश्किल है। संजय छेल जी विविध भारती के स्टूडियो में आप आए और बड़ी दिलचस्प बातें आपने साझा की। और आपने मेरी फिल्म खूबसूरत की जो 25 साल हुए उसको वापस फिर से याद दिलाया। लोगों को मुझे उस दौर में ले गए, उस अतीत राग में ले गए, उस नॉस्टैल्जिया में ले गए। और बहुत अच्छे सवाल आपने पूछे, इसलिए मुझे आपका शुक्रिया अदा कहना चाहिए। आभार, नमस्ते, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया संजय जी, नमस्कार।